Hello, Jalees here. Today we have Jahangir Namaz, and he is working in wholesale market, and he is renowned guy regarding Section 3 advices, and especially he is providing the wholesale regarding services. But I just have the interaction with him regarding the Section 3 and how he is dealing with it. So thank you so much, जहांगीर भाई, आपका जो है ना आने के लिए और टाइम देने के लिए। और क्योंकि ये सेक्शन 3 जो है ना सबसे एक बड़ा मसला है, या कोई अगर होलसेल या ओए कर रहा है, मगर मैं समझता हूँ कि पीएल वालों के लिए भी है, क्योंकि उन शायद कीवर्ड्स या कुछ और ऐसे इश्यूज आ जाते हैं। तो पहले थोड़ा अपने बारे में भी बता दें, फिर हम जो है ना इन डीप डाइव जाएंगे सेक्शन 3 पे जो नाइट मेयर। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जलीस बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। देखिए, मेरा नाम तो आपने बता ही दिया, जहांगीर नवाज। और एक्चुअली जो है वो एक छोटी सी जर्नी है हमारी 2020 में। और शुरू अपने अकाउंट से किया था, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा ग्रो किया एंड देन एजेंसी को फॉर्म किया। एजेंसी का नाम ई कॉमर्स एस्पायरेंट्स के नाम से मेरी एजेंसी है। और उसके बाद हमने डिफरेंट क्लाइंट्स को ऑन बोर्ड किया अपने साथ। लाइक क्लाइंट्स थे, कुछ दूसरी जगहों के थे। कुछ एफबीए की सर्विसेज हमने देना शुरू की। डिफरेंट वो लाइक आपको पता है एजेंसी में फिर वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक आप उनको वहाँ से सर्विसेज तो उस तरह 4 साल ऑलमोस्ट हो गए हमारी इस जर्नी को। बट अमेजोन सेक्शन 3 जो है ना वो जिस तरह से आजकल हम सेलर्स को परेशान कर रहा है ना, वो इंसानों में एक बीमारी है ना, उस तरीके से मैं इसको समझूंगा क्योंकि इसने बहुत तंग किया है। इसमें देखें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बहुत लंबी डिस्कशन है। सेक्शन 3 इटसेल्फ एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। अब सेक्शन 3 के अंदर में डिफरेंट टाइप की जो है वायलेशंस और परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन आते हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर उसकी रिजॉल्व उसको किस तरीके से करना है और उसकी प्रिवेंशन या मतलब एक काउंटर मेजर कैसे हम, वो तो खैर हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आज इस सेशन में। मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी रोशनी अगर डाली जाए, अगर स्टार्ट किया जाए इस पे, तो रिसेंटली मेरे 2 अकाउंट्स थे, उनके ऊपर मुझे सेक्शन 3 लगा ना। मैं ज़रा प्रैक्टिकली उस तरफ आऊँगा तो कि मैंने उनको कैसे रिज़ॉल्व किया। और जो कि हमारा टॉपिक भी आज का यही था कि हमने उसको किस तरीके से जो है ना वो प्रिवेंट करना है या रिज़ॉल्व करना है। तो अगस्त के अंदर एक तो जो है ना वो सेक्शन 3 हमें लगा। एक प्रोडक्ट हम सेल कर रहे थे, एक ब्रांड से हमने लिया। और अचानक जो है ना वो 13 अगस्त को हमें एक नोटिफिकेशन आता है। अच्छा खासा अकाउंट चल रहा था, अच्छी खासी सेल्स चल रही थी, तो हमने एकदम नोटिफिकेशन देखी तो सबसे पहले तो ज़मीन निकल गई। हमने कहा यार ये क्या हुआ। खैर क्योंकि उस अकाउंट के ऊपर पहले भी सेक्शन 3 लग चुका है लास्ट ईयर। खैर उसको हमने उस वक्त रिजॉल्व कराया था, इस दफ़ा फिर लग गया। अच्छा, इस दफ़ा जो है वो बेसिकली लगा किससे, उन्होंने जो है वो इनऑथेंटिसिटी के अंदर एक एसिन को डाल दिया। उन्होंने कहा जी आपका एक एसिन है, ये इनऑथेंटिक है। अच्छा, जब हमने उनको कॉल की, मशहूर ज़माना जो हमारी हेल्थ सपोर्ट है, अ, वो हमारे पास, उनको हमने कॉल की तो हर किसी का अपना जवाब था जी, इस वजह से लगा, ये है और वो है, जो आपको पता है वो लोग करते हैं। खैर 2-4 लोगों को कॉल करने का अच्छा ये होता है कि कोई एक अच्छा बंदा आपको मिल जाता है, जिसका थोड़ा-सा एक्सपीरियंस होता है, वो थोड़ा गाइड करता है आपको। तो उस भाई साहब ने हमें जो है ना वो बताया कि यार देखें, आपकी कोई भी कस्टमर कंप्लेन नहीं है इस प्रोडक्ट के ऊपर, और ना ही किसी ब्रांड की तरफ से कोई कंप्लेन है, ना कोई वायलेशन है। बट जो इंटरनल एफबीए टीम है, वो ये समझ रहे हैं कि आपका ये प्रोडक्ट इनऑथेंटिक है। तो भाई साहब आपको अपने इस प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी प्रूव करनी है। तो आप इंसान, हमने कहा ठीक है यार हम करते हैं। खैर सारी डॉक्यूमेंटेशन रेडी की, ब्रांड की इनवाइसेस हो गई। और जिस वेबसाइट से हमने लाइक परचेजेस की हुई थी उसके स्क्रीनशॉट्स और सारी चीज़ों को रेडी किया जो इसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है। लाइक उसमें अपना फेडेक्स की ट्रैकिंग भी थी, फिर उसके बाद वेबसाइट के स्क्रीनशॉट्स थे, ऑर्डर कॉन्फर्मेशंस की ईमेल्स थी, ब्रांड की इनवाइसेस थी, और इनवाइसेस के ऊपर जो है वो ट्रैकिंग आईडीज़ भी थी। हमने सारे डॉक्यूमेंट वन गो में विथ स्टेटमेंट और ऑल दीज थिंग्स ना आज जब हमने सबमिट किए, तो एक्चुअली होता क्या है कि अमेजोन के ना वेरीफाई करने के जो मैं समझता हूँ 2-3 तरीके हैं किसी भी परचेज को। या तो वो कॉल करके वेरीफाई करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, कुछ जगहों पे वो ईमेल करके करते हैं, लेकिन ईमेल का रिप्लाई बहुत स्लो होता है, आपको फॉलो अप करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। और उनसे मनवानी पड़ती है ये चीज़ कि यार आप कॉल करें, अगर तो आप अथेंटिक हैं, ब्रांड आपके साथ ऑन बोर्ड है, सप्लायर ऑन बोर्ड है। वो कॉल भी आपको इनिशिएट करवानी पड़ती है उनकी इंटरनल टीम को रिव्यू डलवा के, और फिर इंटरनल टीम के अंदर भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं,
तो वहाँ से कॉल को इनिशिएट करते हैं। तो खैर हमने उनको ज़ोर दिया, पहली अपील तो उन्होंने रिजेक्ट कर दी स्ट्रेट अवे 2-3 दिन के बाद। हमने उनको कॉल की, हमने कहा यार बताएं ज़रा आप इशू क्या है, मतलब इंटरनल टीम के क्या कमेंट्स हैं हमारी अपील के ऊपर। तो उन्होंने बताया कि आपकी जो परचेज़ है वो बेसिकली वेरीफाई नहीं हो पा रही इटसेल्फ, हमने ब्रांड से बचा। अब हमने कहा ठीक है वेरीफाई नहीं हो पा रही, इसमें मतलब कि हमारी क्या गलती है, हमने तो फ़ोन नंबर दिया, ईमेल दी, एवरीथिंग हमने, तो अब क्या करें। उन्होंने कहा ठीक है सर। अच्छा, हेल्थ सपोर्ट वालों के पास ना सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि वो देखते हैं यार अगर आपके डॉक्यूमेंट वैलिड हैं, वो सारी चीज़ों को रिव्यू करते हैं, तो वो आपका अकाउंट ना सेकंड रिव्यू में, इसको वो बेसिकली अपनी टर्मिनोलॉजी में इंटरनल रिव्यू कहते हैं। अच्छा, वो इंटरनल रिव्यू 2 वीक्स लेता है, 3 वीक्स लेता है। अच्छा, उसमें आपको फॉलो अप्स करने होते हैं उनके साथ डेली बेसिस के ऊपर। एक्चुअली हो कि हेल्थ सपोर्ट टीम हमेशा इज़ अ मिडल मैन बिटवीन अस एंड इंटरनल टीम। शुरू में आपकी अपील को रिजेक्ट होना ही, जिस तरह सेक्शन 3 लगना ही लगना है 99% केसेस में, और इस तरह अपील को भी रिजेक्ट होना ही। अब अपील को रिजेक्ट होने के बाद आपने क्या करना है, आपने परेशान नहीं होना, वो खान साहब कहते हैं ना, आपने घबराना नहीं। तो अच्छा, फिर आपने क्या करना है, इंटरनल रिव्यू में डलवा दिया। डलवाने के आपने उनके पीछे ऐसे लगना है जैसे वो कहते हैं ना ट्रक की बत्ती के पीछे। तो आपने सुबह दोपहर शाम खाना खाने के लिए उनको एक कॉल लाजमी करनी है। जैसे किसी बंदे के पास पाकिस्तान में पैसा, तो वो हेलो हाय करने के लिए रोज़ाना कॉल करता है आपको कि भाई बंदा कहाँ है, कैसे है यार, और सुनाओ क्या है। इस तरह करने के बाद उनको आपने प्रेशराइज करना है, लाइक बोलना है जी मैं फाइनेंशियल्स में मेरी इन्वेंट्री यहाँ है और वेयर हाउस में पड़ी हुई है, मेरा अकाउंट इतने अरसे से स्टक है, उसमें इतनी इन्वेंट्री है। लाइक अगर आपका कोई सीज़न चल रहा है तो उसका रेफरेंस दे के देखे, सीज़न है, मैंने उसकी प्रिपरेशन की हुई है और मैं इस जगह स्टक हूँ और मेरे सारे डॉक्यूमेंट। तो हेल्थ सपोर्ट टीम आपके डॉक्यूमेंट को रिव्यू करने के बाद फ़ौरन ना एस्केलेशन कर देती है। अब एस्केलेशन हो गई, एस्केलेशन के बाद समझे 15-20 दिन आपने फॉलो अप करने में, मोस्ट ऑफ द केसेस ये होते हैं कि आपका अकाउंट उस एस्केलेशन से निकल आता है अगर आपके डॉक्यूमेंट अथेंटिक हैं, आपका ब्रांड थोड़ा सा सपोर्ट कर देता है, लाइक कॉल की उन्होंने। अच्छा, दूसरा ये है कि अमेजोन का चौथा मेथड मैं भूल गया, मैं वो बता देता हूँ कि वो वेबसाइट से वेरीफाई करता है आपकी परचेज को। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स होते हैं कि उनकी वेबसाइट पे वो जाके वो प्रोडक्ट्स वगैरह या कोई ट्रैकिंग आईडी या कोई इस तरह का रेफरेंस ऐड करता है, तो वो उसको बता देता है वेबसाइट उसकी कि भाई ये हम इसने हमसे बाय किया इस टाइम पे और ये शिप हुआ है यहाँ से यहाँ, तो वो वेरीफाई कर लेता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे, मेरे केस में ये था कि ब्रांड की वेबसाइट के ऊपर कोई ऐसी फैसिलिटी मौजूद नहीं थी और वो मुझे बार बार कह रहे थे कि वी आर नॉट बी एबल टू वेरीफाई यूर परचेज फ्रॉम द ब्रांड वेबसाइट। तो फिर मैंने, खैर पहली अपील, पहला इंटरनल रिव्यू हुआ, वो रिजेक्ट, दूसरा इंटरनल रिव्यू भी रिजेक्ट हुआ, तीसरा इंटरनल रिव्यू भी रिजेक्ट हुआ। उसके बाद हमने ब्रांड की कोई कम्युनिकेशन एक की हुई थी, उसके ईमेल्स वगैरह को अटैच किया साथ में और हमने उनको नंबर्स वगैरह दिए। खैर उन्होंने अल्टीमेटली कॉल की ब्रांड को और वेरीफाई कर लिया। उन्होंने हमारी परचेज़ को वेरीफाई करने के बाद एक न्यू चीज़ यहाँ पे ऐड ऑन करूँगा। उनकी मुझे कॉल आई अमेज़न की, कॉल मेरे मोबाइल नंबर के ऊपर जो कॉल के अंदर एक लेडी थी, उन्होंने रैंडमली जो है ना वो मुझे पूछना शुरू किया कि जी आप अमेज़न के सेलर हैं और आप क्या सेल करते हैं, कैसे। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि जब पहले अकाउंट, अभी भी और पहले भी अकाउंट डीएक्टिवेट होते थे, लाइक उस पे हमें एक ईमेल दी जाती थी इनबाउंड की और रीएक्टिवेशन की, कि आप अपनी सप्लाई चेन के डॉक्यूमेंट वहाँ पे प्रिपेयर होते थे वीडियो कॉल के लिए। तो मुझे, जो मेरी थॉट है, जो मैं समझता हूँ, उन्होंने मुझे कॉल इसलिए की, वो रैंडम कॉल थी बिल्कुल, और वो मेरा एक तरह से एक ऑडियो इंटरव्यू था। मुझे कोई टाइम नहीं दिया, डायरेक्टली कॉल की, मुझे उसने बताया। अच्छा, जब कॉल की तो मुझे पहले इंटीमेशन थी ब्रांड की तरफ से, उसके रिप्रेजेंटेटिव की। तो मैंने छूटते ही उनको बोला, मैंने कहा कि आपकी इंटरनल टीम ने अमेज़न को कॉल कर दी है और परचेज़ वेरीफाई हो गई है, बट आप नहीं कर पा रहे हैं अभी भी मेरा अकाउंट रीएक्टिवेट, तो इसकी क्या वजह। तो वो ना थोड़ी-सी उस तरह से होके कहती है, अच्छा तो आपको किसने बताई ये बात कि ये हुआ? मैंने कहा मैंने, मुझे ब्रांड ने बताई। तो उसमें उन्होंने ये एनालाइज़ किया कि इस बंदे की ब्रांड के साथ जो कम्युनिकेशन है वो किस तरह से है। लाइक ये डेली बेसिस पे हमें तो तंग कर रहा है और ब्रांड के साथ भी इवन है, ऐसा नहीं है कि, है ना। खैर उस पे काफ़ी 10-15 मिनट उसमें डिटेल में बात हुई, मैंने सारी चीज़ें उनको बताई वन शॉट में, तो वो समझ गई। एक होता है ना कि वो सेलर को भी थोड़ा-सा वो करते हैं वेरीफाई कि लाइक ये सेल कर रहा है, उसको आइडिया भी है या बस ऐसे ही मतलब किसी के बिहाफ़ पे है। खैर उसके 2-3 दिन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो अकाउंट तो रिएक्टिवेट हो गया। उसके बाद के इश्यूज़ भी होते हैं, खेती लगती है उसमें, आपके एसेट सारे उड़ा दिए जाते हैं, इन्वेंट्री को होल्ड पर हुआ, वो 5 दिन में हो गया हमारा अकाउंट।
अच्छा, देखो सेक्शन 3 में ना जलीस भाई, जिस तरह हमारा टॉपिक ये है कि हमने इसको रिज़ॉल्व, पहले तो आते हैं कि इसकी प्रिवेंशन के ऊपर बात करते हैं। देखिए सेक्शन 3 को मैं समझता हूँ कि किसी हद तक थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है। लेकिन लाइक जिस तरह वो कहते हैं ना, सर्दी आने वाली है तो हमें सर्दी ना लग जाए, तो हम उसके कुछ ना काउंटर मेजर्स ले लें। मतलब हम कुछ जैकेट पहन, शूज़ यूज़, कुछ इस तरह की चीज़। तो इसी तरह ओए करेंगे, आपके अकाउंट के ऊपर सेक्शन 3 लगना है, वो लग जाएगा। लगने के बाद वो इतना आपको रुलाएगा ना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने आपका अकाउंट तो रीएक्टिवेट हो, लेकिन उस रीएक्टिवेशन के बाद बहुत सारे तोहफे और भी मिलेंगे आपको। वो आपका एएचआर गिराएगा, फिर उसके बाद बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको ऑटोमेटिकली रिस्ट्रिक्ट करेगा। ठीक है कि ये आप सेल नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये वाली चीज़ें। अच्छा, ब्रांड के का मज़ा ये है कि एक तो आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगी, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन होगा, ठीक है, और आप ठग करके वो सारी डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि आपका ज़्यादा टाइम नहीं, मैक्सिमम 2 वीक्स या 3 वीक्स के अंदर अंदर आप अपनी सप्लाई चेन वेरीफाई करवाएंगे और आपका अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाएगा। और रीएक्टिवेट भी ऑन विन विन सिचुएशन होगा, कुछ ऐसी चीज़ नहीं होगी कि आप उनके पीछे लगे रहे और चीज़ें हुई। तो मैं समझता हूँ कि आजकल जो डीएक्टिवेशन हो रही है ना, उस सेलर्स की किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर कोई ना कोई मिस्टेक जो या तो हम बताते नहीं हैं, या हम उसको जो है ना वो मतलब सही भी नहीं करना चाह रहे। ठीक है, जैसे कि अब एक फॉर एग्जांपल एक डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई भी मैं ले लूँ, एक बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बहुत सारे हैं यूएस में ऐसे। उनसे मैंने कोई प्रोडक्ट लिया। अच्छा, अब मैं ये ज़हमत उनसे मैंने लिस्ट ली और मुझे उसमें से 2 प्रोडक्ट ऐसे मिल गए कि जिसके अंदर मेरा ठीक-ठाक मार्जिन है, कोई 30-40% का। मैं समझूँगा यार मेरे हाथ तो बड़ी मछली लगी और मैं अब इसको सेल करूँगा। मुझे लालच है, कुछ भी हो जाए मैंने सेल करने हैं। मेरे पास इन्वेंट्री आ रही है, डिस्ट्रीब्यूटर ने दे दी और मैं करूँगा सेल। मैं ये ज़हमत नहीं करूँगा कि मैं उस डिस्ट्रीब्यूटर को एटलीस्ट ईमेल कर दूँ कि क्या ब्रांड आपको अलाउ करता है, ये आप मुझे रीसेल करें और मैं आगे रीसेल करूँ अमेज़न पे। ये मैं नहीं पूछूँगा उससे, क्योंकि मुझे ये डर होगा कि यार इसने अगर मना कर दिया तो इन्वेंटरी निकल जानी है आज से, मैं क्यों पूछूं। आप पूछें उससे। अगर वो कहता है कि भाई मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मुझसे इन्वेंटरी ले, इन्वेंटरी अथेंटिक है, बट मैं आपको सपोर्ट नहीं करूंगा, तो आपको नहीं जाना चाहिए उसके ऊपर। कल को आप फंसेंगे, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन, आपका टाइम ज़्यादा खिंच जाएगा, अकाउंट तो रिएक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा, सेकंड थिंग ये होती है कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर कहता है हाँ यार आप ले लो, अथेंटिक प्रोडक्ट है, सब चीज़ें, फिर आप उससे पूछो क्या ब्रांड अलाउ करता है, मतलब मैं सेल करूँ, या ब्रांड के पास खुद अप्रोच कर लो और बोलो कि यार ये आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, इससे मैं लेना चाह रहा हूँ। ऐसे हैं डिस्ट्रीब्यूटर जिन्होंने, मैंने ब्रांड से पूछा हुआ तो ब्रांड मुझे कहता है आप उनसे बिला झिझक लें और वो हमारे ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आप एज अ रीसेलर बन के आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, उस केस में क्या, अमेजोन फिर भी कहता है लेटर ऑफ ऑथराइजेशन लेके आओ। लेकिन लेटर ऑफ ऑथराइजेशन आप इस तरह से ले सकते हैं कि ब्रांड ने लेटर ऑफ ऑथराइजेशन डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको अपने लेटर हेड के ऊपर एक जो है ना वो रीसेलिंग की अथॉरिटी दे दी, तो आपकी चेन इस तरह से भी कंप्लीट हो गई और आप ये ले जाके उसको दिखा दें और साथ में अपनी स्टेटमेंट लगा। तो इस केस में भी हमने देखा है कि अकाउंट रिएक्टिवेट हो जाता है और अमेजोन एक्सेप्ट करता है ये वाली चीज़ भी ना। मतलब सप्लायर ऑफ सप्लायर वाला गेम है ये, उनकी पॉलिसी में भी मैंशनड है। तो इस तरीके से ना, लाइक सेक्शन 3 को रिजॉल्व करने पहले तो कोशिश ये की जाए कि मतलब आप मोजे वोजे पहन के बैठें, ब्रांड के साथ काम करें। लग गया सेक्शन 3 तो ब्रांड की डॉक्यूमेंटेशन दें और जिसमें सारी आपकी सप्लाई चेन इंक्लूडेड हो और उनको ले जाके दे दें, तो वो निकल आता है। इतना बड़ा कोई वो नहीं है। लोग जिस तरह कहते हैं, डरते हैं, ठीक है यार हम कर रहे हैं अमेजोन के ऊपर काम, हमें पता है सेक्शन 3 लगना है, ठीक कर लेना। एफबीए टीम कहती है जी आपका प्रोडक्ट इन अथेंटिक है, आप समझ रहे हैं इन अथेंटिक, तो हम प्रूफ करेंगे अथेंटिक कैसे, ये लो ब्रांड। अच्छा, इवन एक और अभी मैं आपको रिसेंटली बताता हूँ, मैं 2 ब्रांड्स ऐसे सेल कर रहा था उस अकाउंट के ऊपर कि उनका मैंने लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, मैं बाय ब्रांड से। अच्छा, जब मेरे अकाउंट के ऊपर इशू आया, मैंने उनको कांटेक्ट किया, क्योंकि वो इन्वेंट्री टीम मांगती है ना आप लेटर ऑफ ऑथराइजेशन लेके आएँ। क्योंकि जब आपकी कोई भी प्रोडक्ट लाइक चली जाती है, जब इनऑथेंटिसिटी में, फिर आपने इन्वेंट्री जब निकलवानी होती है तो वो लेटर ऑफ ऑथराइजेशन मांगते हैं। तो मैंने उनको फ़ौरन ईमेल की, मैंने कहा मुझे ये चीज़ें चाहिए, तो उन्होंने फ़ौरन मुझे लेटर ऑफ ऑथराइजेशन दिया और उसके ऊपर बाकायदा मेंशन किया कि ये हमारा रीसेलर है अमेज़न के ऊपर। और इवन उनकी ईमेल मुझे ये आई, उन्होंने कहा यार कि अगर आपका इशू रिजॉल्व नहीं होता तो आप हमें बताएं, हम आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट भी करेंगे। ब्रांड ने ये कहा।
देखो ब्रांड के साथ काम करने का तो भाई समरी ये है कि सेक्शन 3 तो लगेगा। सेक्शन 3 को प्रिवेंशन जो है ना, वो यही वाली है कि आपने काम ऐसे ब्रांड या ऐसे सप्लायर के साथ करना है कि पहले आप जो है ना, ये है कि लोगों की हेल्प आउट इस तरीके से हो कि ब्रांड्स के साथ काम करें। और ब्रांड भी ऐसे हैं जो आपको दे देंगे, मतलब कि आप सेल करें, लेकिन आप उनसे पूछें कि भाई हमें अमेज़न पे सेल करना है, तो हमें वहाँ पे इजाज़त दें, तो उनके साथ काम करें। क्योंकि कुछ ऐसे ब्रांड्स भी होते हैं जिनको फ़र्क नहीं पड़ता, लाइक पीएनजी है, अगर मैं उसका हेड एंड शोल्डर खरीद के भी तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता ये गली की किसी नुक्कड़ पे बेच रहा है या किसी मार्ट में बेच रहा है, क्योंकि उनकी पॉलिसी ऐसी है। ठीक है, तो उसके ऊपर जब आप फंसते हैं फिर उनसे एलओए मांगने जाते हैं तो वो आपको नहीं देते, वो कहते हैं जी हम क्यों दें, हमें क्या पता आप कहाँ सेल कर रहे हैं, हमारी बला से आप कहीं भी सेल करते रहें। तो ऐसा ब्रांड होना चाहिए कि जो आपको सपोर्ट करे। और हैं ऐसे ब्रांड, ऐसा नहीं है कि नहीं है, हैं ऐसे, क्योंकि देखें आज से 3 साल पहले की बात करूं तो हमने भी बहुत ओए की, होलसेल में हर चीज़ बेची, डिस्ट्रीब्यूटर क्या रिटेलर से ले लेके भी बेची। आज के सर्कमस्टांसिस थोड़े से डिफरेंस है। तो अब हमें भी अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करना है और करना पड़ेगा अगर हमने इस बिजनेस के अंदर सरवाइव करना है। अगर हम समझते हैं कि यार हम आगे चलें तो ऑब्वियसली मेरा फोकस यही होगा कि सप्लायर और ब्रांड को चूज़ करें, इससे आपकी प्रिवेंशन हो जाएगी। रिजॉल्व कैसे करना है? अगर अथेंटिक केस है, सारी सप्लाई चेन की डॉक्यूमेंटेशन दें, मैक्सिमम कॉल्स करें, इंटरनल रिव्यूज में जो है ना वो डलवाएं अपने, तीसरी दफ़ा डलवाएं, हिम्मत नहीं आ रहे लगे रहें, 2 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे, अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाएगा, आपके पैसे भी निकल आएंगे, इन्वेंट्री भी निकल आएगी। तो ये समरी है, तो इस तरीके से रिजॉल्व होगा। हाँ, अब वो ऐसे लोग जो आके पूछते हैं कि यार मैं ना एक प्रोडक्ट खरीद रहा था, मैंने खरीदा और वो मैंने एक अकाउंट पे बेचा और उसकी कुछ इन्वेंट्री पड़ी थी, वो मेरा एक और अकाउंट था, मैंने वहाँ भी बेच लिया। अब जब वहाँ बेचा तो उसकी सप्लाई चेन कहाँ है? फिर वो फंस गया ना वहाँ पे। अब जब फंस गया तो फिर वो सप्लाई चेन बनाने की कोशिश, अब वो कोशिश करके बना तो लेगा सप्लाई चेन, प्रोडक्ट भी अथेंटिक सोर्स से खरीदा, सप्लाई चेन भी बन गई, फिर वो बनाने में और जो फिर उसको प्रूफ करने में आपका तो ये वाली चीज़ें देखो, डे फर्स्ट से जब कोई भी बिजनेस करता है, लाइक उसने अपनी इन्वेस्टमेंट लगानी है तो यार कुएं में तो नहीं डालेगा ना वो इन्वेस्टमेंट। तो लाइक ये वाली चीज़ें अगर हम जहन में रखेंगे ना, तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि हम किसी हद तक इसको देखें। एक और मज़े की बात जलीस भाई मैंने जो ऑब्जर्व की है, अमेज़न सेक्शन 3 लगता है और लगना है, लेकिन लगने की भी तो कोई एक मिथ है वैसे ना कुछ तो पैरामीटर्स होंगे ना यार, किस बेसिस पे लग रहा है। ठीक है, कुछ कुछ ना कुछ पैरामीटर्स, अब वो पैरामीटर जो मैंने ऑब्जर्व किए ना वो 2 3 4 हैं। देखें अमेज़न छोटी चीज़ नहीं है भाई, उनके पास टूल्स हैं, वर्क फोर्स है, 40 to 50% प्रोडक्ट्स पे वो सेल कर रहे हैं, और वो आज के नहीं है भाई, उनको सब पता है। ठीक है, अगर कोई ब्रांड आप लेके सेल कर रहे हो ना तो उसका चट्टा कट्टा, उसकी हिस्ट्री, उसकी जन्म कुंडली उसको सब पता है। इवन दो मैं आपको बताऊं कि ऐसे केस भी हमने रिएक्टिवेट कराए हैं कि ब्रांड ने ऑथराइज नहीं किया हुआ, ब्रांड कहता है मैं नहीं करता आपको अमेजोन पे, लेकिन देखें अमेजोन ने आपको ऑथेंटिसिटी लगाई। अमेजोन की इंटरनल टीम का सिर्फ मामला ये है कि आपकी ऑथेंटिसिटी पे वो क्या वेरीफाई करता है, परचेज ऑथेंटिक है या नहीं है। अमेजोन को फ़र्क नहीं पड़ता कि वो प्रोडक्ट इसने ब्रांड से जो है ना, वो बेसिकली ब्रांड इसको अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा। वो फ़ोन करके ब्रांड को सिर्फ ये बोलता है कि जी ये इनवाइस नंबर है, ये आपसे परचेजिंग हुई या नहीं हुई, वो कहते हैं हाँ हो गई। आगे से चाहे ब्रांड उसको बोलते हैं मैं इसको ऑथराइजेशन, वो आपका अकाउंट निकाल दे। बाद में आपको चाहे वो रिस्ट्रिक्ट कर दे उस सेशन के ऊपर, लेकिन अकाउंट अमेजोन आपका निकाल देगा। तो भाई ये लगने के लिए ना उनके पास बहुत बड़ा डेटा है, उनको पता है कौन सा ब्रांड रीसेलिंग की अथॉरिटीज़ देता है, कौन सा नहीं देता, किस डिस्ट्रीब्यूटर से आप ले रहे हैं, वो किस तरह का है। तो इसलिए उनके पास ये डेटा है। तो सेक्शन 3 हम कहते तो हैं मिथ है और सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम अगर हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करें ना, तो हमें उन्हीं प्रोडक्ट्स के ऊपर लगता है सेक्शन 3 जिनमें हमें डर होता है। ठीक है, ये आपके भी अगर कोई अकाउंट हुए होंगे तो आपको मतलब माइंड में आ रही होगी वो चीज़, यार हाँ बात तो किसी हद तक सही है। और मेरे भी अकाउंट अगर शुक्र है, शुक्र है अल्लाह ताला का, मेरे 4 साल में शुक्र है अल्लाह ताला कोई एक अकाउंट ऐसा नहीं है जिसमें इशू आया है। क्योंकि जबरदस्त। मैं इन सब का ख्याल में 4 साल से रखता हूँ। जो आप ये बातें बता रहे हैं कि हम्म ब्रांड से करो पूछो, हम्म मेरा काम बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता था, हम्म मगर मैं इस चीज़ का ख्याल 4 साल पहले से रखता हुआ आ रहा था। हम्म। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। शुक्र है अल्लाह ताला का कि अभी तक जो है ना मेरे कोई एक अकाउंट भी, यानी कि
कई अकाउंट मैंने करे रन, कोई एक अकाउंट भी इसमें आया नहीं। हुँ। हाँ। तो जी। वही बात है ना कि आपके अकाउंट इसलिए नहीं आ रहे, आपने कहा कि मैं इन सब चीज़ों का ख़्याल रख रहा हूँ। बस इस ये तो प्रिवेंशन है, ये ही प्रिवेंशन है। और सीधी-सी बात है कि लोगों को ना हेल्प होनी चाहिए इस सेशन से। मैंने वही बात की, जिस प्रोडक्ट के ऊपर आपको डर होगा ना, उसके ऊपर आपको सेक्शन 3 लगेगा। और अगर आपके अकाउंट के ऊपर 4 ब्रांड्स हैं, 3 बिल्कुल ऐसे हैं जिन चीज़ों का आपने ख़्याल रख के सेल किए हैं। एक ऐसा है जिसमें आपको लगता है कि यार मुझे कभी इश्यू हो सकता है, लेकिन मार्जिन अच्छा है, मैं बेच रहा हूँ। उस पे ही आपको लगेगा सेक्शन 3, उस पे ही लगेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, लोगों का एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकता है मुझसे। ख़ैर देखिए, जब सेक्शन 3 लगता है ना तो फिर अमेज़न आपको ठीक-ठाक रोलता है, इसमें कोई शक नहीं है। फिर वो आपको ठीक-ठाक रोलेगा और आप रोएँगे बाकायदा, वो रुलाएगा आपको फिर। और फिर आपके पैसे, इन्वेंटरी, सब चीज़ें फँसेंगी और रोएँगे, और फिर आप डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर जाके उसको बुरा-भला भी कहेंगे। हमने भी कहा होगा। तो आप ये करते हैं क्योंकि उनकी उनकी जो सपोर्ट टीम है, और जो उनकी सेलिंग सपोर्ट टीम हो गई या हेल्थ सपोर्ट टीम हो गई, उसमें इतने कोई अच्छे बंदे नहीं बैठे हुए, या कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो आपकी पहली सुनवाई, इवन आप भले 100% राइट है ना, तो आप उनके पास चले जाएं तो वो एक बच्चे की तरह स्पून फीडिंग उसको करनी पड़ती है और समझाना पड़ता है, 2-3 महीने केस चलाना पड़ता है, फिर जाके कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट्स मिले। तो बस अगर ये वाली सारी चीज़ों का ख्याल आपसे, आपकी प्रिवेंशन हो गई। रिजॉल्व करना है तो डॉक्यूमेंटेशन। चलें अब आ जाते हैं प्रिवेंशन। थैंक यू सो मच, आपने बताया। अगर मैं इसका खुलासा करूं तो हम्म। प्रिवेंशन में दो चीज़ें हैं। एक इन चीज़ तो है ये कि अथेंटिसिटी और ऑफ सप्लाई चेन हो आपके पास। एग्जैक्टली। आसान हल ये है कि आप ब्रांड के साथ आप करें काम, और उसके साथ अपने रिलेशनशिप अच्छे रखें, दैट्स इट। सेकंड, अगर आप ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से आप कर रहे हैं काम, तो आप जो है ना ब्रांड से भी आप पूछें, और फिर जो है ना होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर्स से भी कंफर्म करें कि कौन अलाउ करता है या कौन नहीं करता, या हम्म। जो भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है। सेकंड ये कि ब्रांड से भी जाके कम्युनिकेट करें, और ये भी उससे पूछें कि ये आपका ऑथराइज है या है नहीं। और एग्जैक्टली। फिर साथ में उसकी जो सप्लाई चेन जो ऑथेंटिकेशन हो रही है वो ऐसे हो रही है कि जो ब्रांड है वो ऑथराइज कर रहा है अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, मेरे ख्याल से लेटर हेड पे या शायद ईमेल के ऊपर, जो भी है। और फिर उसके ऊपर आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो अपने लेटर हेड पे या आई थिंक सो ईमेल पे, जो भी अमेजोन एक्सेप्ट करता है, उस पे वो ऑथराइज कर रहा है आपको कि हाँ यार ये हमारे से ले रहे हैं। तो ये ऐसे जो है ना सप्लाई चेन अथेंटिकेट हो रही है। और इसमें ये है कि अ, उनके फ़ोन नंबर, ईमेल, ये आपके पास वैलिड और वर्किंग वाले होने चाहिए। तो ये तो आपका ज़रा प्रिवेंशन वाला हो गया। इसमें एक चीज़, कोई चीज़ रहती है। अच्छा, एक चीज़ इसमें ये है कि क्या अमेज़न जो है वो ईमेल को भी एक्सेप्ट कर लेता है, या वो कोई लेटर हेड के ऊपर ही लिखा हुआ हो कि यार जहांगीर एलएलसी इज़ अवर ऑथराइज्ड रीसेलर। अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि हमने दोनों चीज़ें यूज़ की हैं डिफरेंट अकाउंट्स के ऊपर। ईमेल भी यूज़ की है और लेटर ऑफ ऑथराइजेशन भी यूज़ किया। अच्छा, ईमेल के ऊपर मोस्ट ऑफ द केसेस में अमेज़न ने अप्रोच किया है उस सप्लायर को। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने कोई चेन ऑफ ईमेल दी, ब्रांड के साथ मेरी कोई कम्युनिकेशन हुई ईमेल के ऊपर, और उन्होंने ईमेल पे लिख दिया कि आप हमारे ऑथराइज्ड रीसेलर हैं या व्हाटएवर। के अंदर उसकी ईमेल भी मौजूद है कॉन्टैक्ट करने के लिए, और उसका फ़ोन नंबर भी है। तो ये एक्सेप्ट करता है अमेज़न, लेकिन एक्सेप्ट करने की शर्त ये है कि उसकी इंटरनल टीम को, जब आप ये डॉक्यूमेंट दे रहे हों, तो अमेज़न की इंटरनल टीम को ये मेंशन करें कि देखें, ये कम्युनिकेशन बिटवीन मी एंड माय ब्रांड्स लीगल डिपार्टमेंट या व्हाटएवर जो भी उनका डिपार्टमेंट होगा, उसके दरमियान में है, और वर्ल्ड वाइड ये वाली कम्युनिकेशन मानी जाती है, क्योंकि आपको पता है, मुझे पता है, पूरी दुनिया में हर किसी को पता है कि ईमेल इज़ अ लीगल टूल। ये वाली चीज़ आप उनको मेंशन करके तो वो एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को, बट सम हाउ वो कांटेक्ट करेंगे 90% केसेस में आपके सब ईमेल के ऊपर। जो कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन हो वो रॉन्ग नहीं होनी चाहिए। अगर रॉन्ग होगी तो वो कांटेक्ट कर ही नहीं पाएंगे, और आप सर मारते रहोगे दीवार में। उससे क्या होगा कि बस टाइम गेन होता रहेगा। वो कहेंगे, वो तो रोबोट है, वो कहेंगे कि हम नहीं कर पा रहे। फिर आप तलाश करेंगे क्यों नहीं कर पा रहे। अगर आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी, कुछ ऐसा भंड है, तो कभी भी नहीं होगा।
तो उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली वो डालें। देखें उसमें भी फिर चीज़ें हैं ना यार, अगर आपका ब्रांड के साथ रिलेशन है तो कोई मसला ही नहीं है। सप्लायर कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर आप चाह रहे हैं कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर की कोई कम्युनिकेशन दे दूं और वो इसलिए तो वो दे दें आप, लेकिन उसमें भी फिर वो सप्लायर को कॉल करें। अच्छा, एक और चीज़ इसमें मज़े की है कि अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर की कोई कम्युनिकेशन देते हैं और कहते हैं मैंने यहाँ से बाय किया लेकिन मेरे पास एलओए नहीं है, ये देखें, फिर साथ में आपको उस बात को वेट कराने के लिए कोई ऐसी चीज़ भी देनी पड़ेगी जो उस डिस्ट्रीब्यूटर की ब्रांड के साथ कोई कम्युनिकेशन हो। तो इस तरह से ना ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर को भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर की ब्रांड के साथ कोई ना कोई ऐसी कम्युनिकेशन, आइदर वो इनवाइस हो, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन हो, वो वाला डिस्ट्रीब्यूटर मेंशन्ड हो, उसका स्क्रीनशॉट निकाल लें, ठीक है, उसका लिंक लगाएं साथ में वेबसाइट का, कि भाई ये देखें वेबसाइट का लिंक है और इस ब्रांड की वेबसाइट के ऊपर ये वाला डिस्ट्रीब्यूटर मेंशन्ड है और मैं इस डिस्ट्रीब्यूटर से बाय कर रहा हूँ और ये डिस्ट्रीब्यूटर मुझे ये ईमेल कम्युनिकेशन दे रहा है कि ये इस तरीके से, उस सिरा पकड़ के वो ब्रांड तक पहुंचते हैं हमेशा। अमेज़न हमेशा ना सप्लाई चेन में ब्रांड तक पहुंचेगा, वो चेन बनाएगा पूरी। अगर वो चेन कहीं से भी ब्रेक होगी ना बीच में तो फिर मसला आता है वहाँ पे। तो ईमेल कम्युनिकेशन इस तरह से एक्सेप्ट होती है। अच्छा, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन जब आप देते हैं तो ऑब्वियसली वो तो उसके अंदर तो ब्रांड की इन्फॉर्मेशन मेंशन्ड है, वो या तो कॉल करके कर लेंगे वेरीफाई, अगर नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली देखें बहुत सारे, एक आप तो नहीं सेल कर रहे उस ब्रांड को, बहुत सारे सेलर्स और कर रहे होंगे, उनको भी इशू आएगा, उनके पास रिकॉर्ड होगा, तो उस रिकॉर्ड के अंदर वो देख लेंगे कि यार ये ऑथराइजेशन लेटर उस ब्रांड का हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इस बंदे ने जो दिया वो डिफरेंट तो नहीं है। वो देखेंगे यार बिल्कुल सेम है और वही चीज़ है, शायद वो कॉल ना करें और उस बेसिस के ऊपर, उस प्रीवियस रिकॉर्ड के ऊपर वो आपके अकाउंट को रिएक्टिवेट कर दें उस डॉक्यूमेंट की बेसिस पे। तो ईमेल कम्युनिकेशन उस तरह से एक्सेप्ट होती है और एलओए है जो मैंने बताया इस तरीके से, ये मैंने प्रैक्टिकली फेस, बाकियों ने शायद क्या किया वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने प्रैक्टिकली ये फेस किया है। अच्छा, इसके अंदर ये चीज़ पूछना लाज़मी है कि हम अमेज़न पे सेल कर सकते हैं या नहीं? देखिए क्योंकि मैं, ऑथराइज़ेशन और ऑथेंटिकेशन 2 अलग-अलग चीज़ें हैं, बिल्कुल ठीक है? देखें, अगर आप ये चीज़ पूछ लेते हैं ना अपने डिस्ट्रीब्यूटर से या ब्रांड से तो आपके लिए इजी हो जाता है, ठीक है। कल को आप ये चीज़ प्रूफ करवा पाएंगे अपनी सप्लाई चेन को, अगर ब्रांड ही आपको अगर देखें, आपने फॉर एग्जांपल एक अथेंटिसिटी है अमेजोन की नज़र में सप्लाई चेन, और एक चीज़ है अथेंटिसिटी, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। अथेंटिसिटी में वो कहता है कि हम ये समझते हैं आप कोई जाली प्रोडक्ट बेच रहे हैं लाइक काउंटरफीट, अब उसको आपने अथेंटिकेट करना है, को मतलब कि बताना है, प्रूफ करना है कि मैं बिल्कुल सही जगह से खरीद के बेच रहा हूँ। एक, अच्छा उसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि उसमें अमेज़न आपसे सिर्फ मांगता है इनवॉइसेस ऑफ 365 डेज, लीगली उन्होंने अपने परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में है, उसमें वो आपसे सारी सप्लाई चेन परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन पे मांग। अच्छा, अब आप उसको अगर ब्रांड की ऐसी इनवॉइस दे देते हैं जिसके ऊपर ब्रांड की सारी इन्फॉर्मेशन है, वो ब्रांड को कॉल कर लेगा, और जब वो ब्रांड को कॉल करेगा ब्रांड उस परचेज को तो वेरीफाई कर देगा। इन केस आपने ब्रांड से अगर नहीं पूछा होगा और ब्रांड अलाउ नहीं करता है अमेजोन के ऊपर, आपका अकाउंट तो निकल आएगा, लेकिन बाद में आपके लिए मुश्किल ये हो सकती है कि शायद वो ब्रांड आपको फिर नेक्स्ट टाइम कहे जी मैं आपको नहीं दूंगा क्योंकि मैंने तो अलाउ ही नहीं किया था, या फिर वो अमेजोन को ही कॉल पे ही कह दे हाँ परचेज तो हमसे हुई है बट हमने ऑथोराइज नहीं किया है इनको अमेजोन पे सेल करने के लिए, ये भी हो सकता है। और जब ये होगा तो ब्रांड तो देगा ही नहीं आपको नेक्स्ट टाइम शायद, और अमेजोन भी लिटरली आपको उस ब्रांड की जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा, बाकायदा ईमेल करेगा आपको कि हम इस ब्रांड के ऊपर आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, आप ये सेल नहीं, ये एक्शन लेता है अमेजोन। तो इस तरीके से अगर आप पूछ लेना ब्रांड से कि यार हम अमेजोन पे सेल कर, ये लीगली आप सेफ हो जाते हैं। देखें आपकी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है, मैं समझता हूँ कि आप उस इन्वेस्टमेंट पर दोबारा वही बात कहूँ, काम करना है तो प्रॉपर तरीके से करें वरना कोई और बिजनेस ढूंढें, अगर जुगाड़ लगाना है तो जुगाड़ में आप आपकी 20 25 30 हज़ार डॉलर अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि अमेज़न की पॉलिसी है ये, जो मैंने रीड करी थी कि वी रिस्पेक्ट exclusive distribution agreements, जितना। but we don't impose them on Amazon. Amazon is like a open marketplace.
someone come with authentic product and sell it. सही है। बट हाँ ये है कि फ्रांस में और एक दो जगह और हैं जहाँ पे मेरे ख्याल से हुकूमत के अंदर ही ये डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स के कुछ लीगल रूल्स हैं, उसके तहत वो इम्पोज करता है उन मार्केट्स में। हुँ, वरना उसके अलावा ऑन की मैंने पॉलिसी रीड करी थी, तो उसमें ये था कि वी रिस्पेक्ट इट बट वी डोंट इम्पोज इट। अगर वो उसने बोला हाँ यार ये है तो हमारी प्रोडक्ट, वो ऑथेंटिकेशन हो गई। हुँ, अब वो ये बोल रहा है कि यार ये हम इसको इजाज़त नहीं देते, तो अमेज़न की पॉलिसी के मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके, ये है कि ठीक है आप नहीं देते बट हमारी ओपन बिल्कुल। मार्केट है, कोई भी आए करे सेल, हुँ, आपके जो वो आपका आपस का कोई एग्रीमेंट है, ऊपर आप इसको इम्पोज़ करें नहीं कि हम हुँ। इसको इम्प्लीमेंट करें। तो आपको लगता है कि अगर ब्रांड ने बोला हाँ यार ये ऑथेंटिक प्रोडक्ट ही बेच रहा हमारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ही से लेके, तो ये दूसरी बात के ऊपर अमेज़न क्यों इशू करेगा? देखिए जलीश भाई, इस पे मैं इस तरह से आंसर करूँगा कि रिसेंटली जो एक केस हुआ था ना हमारा, उसमें ऑथेंटिसिटी जब लगी और अमेज़न ने कॉल की सप्लायर को, तो उसने कहा कि ये परचेज़ हमसे हुई हुई है, ठीक है? तो परचेज़ होने उन्होंने उनको ये भी बताया कि हमने जो है ना वो ऑथराइज़ नहीं किया हुआ सेल करने के। उस पे उन्होंने कहा कि हमने ऑथराइज़ नहीं किया हुआ सेल करने के लिए। तो ठीक है, वो ये बात उन्होंने बता दी, मतलब 2 बातें बताई और मुझे ये कम्युनिकेशन ब्रांड की तरफ से जब मैंने उनको कॉल की, उन्होंने कहा कि आप इस तरह से, क्योंकि हम उनसे लेके सेल करते थे, बट उन्होंने हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं की हुई थी। उन्होंने कहा ठीक है आप सेल करें, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे करें, बट जब कॉल गई अमेज़न की तरफ, तो उन्होंने फिर हमें ये रूल निकाल के सामने रखा कि यार हम आपको इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर इजाज़त नहीं देंगे। हमें अमेज़न से कॉल आई तो आप क्या वहाँ सेल कर रहे हैं हमारा प्रोडक्ट? हमने कहा बिल्कुल कर रहे हैं वहाँ पे हम आपका प्रोडक्ट, क्योंकि कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं आप अब नहीं कर पाएँगे सेल, क्योंकि हमारी ये पॉलिसी है कि आप नहीं करते। उससे फिर हुआ ये कि हमारा अकाउंट उस बेसिस के ऊपर रीएक्टिवेट हो गया। तो आप वाली बात वेट हो गई उस पॉलिसी की कि अमेज़न इम्पोज़ नहीं करता, रिस्पेक्ट करता है। उसने सिर्फ़ ऑथेंटिसिटी में परचेज़ को वेरीफ़ाई कर, ये उसका टास्क है। आगे क्या होता है, क्या नहीं होता, उस चीज़ का टास्क उस टीम का है ही। उस चीज़ वो उन्होंने ऑथराइज़ेशन, तो वो अलग से टीम है, ठीक है? वो आपको अप्रोच करेगी। अच्छा, ऑथेंटिसिटी आपकी हो गई वेरीफ़ाई कि आपने उसी ब्रांड से किया, आपका प्रोडक्ट ऑथेंटिक है, आपका अकाउंट रीएक्टिवेट हो गया। उसके बाद अकाउंट के ऊपर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि वो पॉलिसी तो, बट अमेज़न ने उन ब्रांड के एसेंस किया कि आप, मतलब बाकायदा ईमेल की, उसमें ये नहीं लिखा कोई रीज़न कि आप ये कर रहे हैं वो, बट उन्होंने कहा कि कोई उनका एक नया एक रूल आया, आई थिंक मैं एग्जैक्टली आपको शेयर कर दूंगा वो। तो उसमें उन्होंने मेंशन किया कि आप जो है ना वो उस रूल में लाए करते हैं और आप ये प्रोडक्ट आप सेल नहीं कर पाएंगे इस वाले ब्रांड को, ये स्पेशल अप्रूवल्स आपको रिक्वायर होंगी। अच्छा, जब हमने जाके दोबारा कैटलॉग में ऐड करने की कोशिश की, उस नॉट अवेलेबल आ गया वो प्रोडक्ट हमारे पास। एक होता है ना कि डज़ नॉट क्वालिफ़ाई होता है या फिर ब्रांड की इनवॉइसेस माँगता है, वो नॉट अवेलेबल में चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अमेज़न ने इस बेसिस के ऊपर कोई ना कोई एक्शन लिया कि यार बेच तो ये ऑथेंटिक रहे हैं, लेकिन जब ब्रांड खुद से कह रहा है कि हम इनको ऑथराइज़ नहीं करते, तो उस बेसिस के ऊपर उन्होंने हमें रिस्ट्रिक्ट किया। अच्छा ये वाला केस जो है ना, मैंने अभी 2 दिन पहले ही फेस किया है। हुँ, हुँ। एक ब्रांड आई डोंट नो कि वो किस पॉलिसी के तहत उसने ये ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगवाई कि ये नॉट अवेलेबल हुँ, वाला ऑप्शन आ गया। बट आई थिंक सो आपकी बात में वज़न है, क्योंकि ये मैंने देखा है कि ब्रांड एमएसआरपी के महीने से कोशिश की यार वो सेलर नीचे ले उसी से वो रहे थे। तो 2 दिन पहले मैंने देखा कि वो वाला ब्रांड की लिस्टिंग हमारी लाइव हुई थी, स्टॉक हमारे पास नहीं था। तो और हमने उसको खरीद के वो हमारे पास निकल भी गया था। वो ना ऐसा नॉट अवेलेबल के ऊपर वो जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट हो गया। हुँ। अजीब सी है बात अच्छा, ये भाई, एक कब हुआ प्रोडक्ट है आपके हमने साथ? सॉरी लिस्ट, आपकी बात काट रहा हूँ, ये कब हुआ है आपके साथ? मेरे ख्याल से 1 हफ्ता, हाँ। 2-4 रोज़ हो गए हैं तो। हुँ, 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 हुँ। तो अच्छा, अब सवाल ये है कि ये चीज़ जो है मगर जब अमेज़न की खुद की मेरे ख़्याल से कोई एमएसआरपी की भी आई थिंक सो वो भी कोई इसका
रूल है नहीं कि है ऐसा कोई रूल कि अगर एमएसआरपी फॉलो नहीं होगी तो वो उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा। ऑथेंटिसिटी का तो हमने सुना है। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन का तो मैंने खुद भी रीड किया है कि अमेजोन की पॉलिसी में कि वो इम्पोज नहीं करता है ऐसे, यानी कि यूएसए और यूके में ऐसे करके ना, आप लोग और देख लें। तो इस पॉलिसी के तहत या ये किस रूल के तहत हो रहा है, आपको कुछ समझ के अंदर आए? मैं आपको अभी एक इनकी लीगल वर्डिंग बता रहा हूँ। इन्होंने जो एग्जैक्टली उस पे ईमेल की मुझे, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। तो नॉट अवेलेबल वाली हमारी बात चल रही है ना। अच्छा, हाँ। हाँ, तो उसके गुड। ऊपर कहा, यूर अमेजोन लिस्टिंग इन यूनाइटेड स्टेट्स आर सब्जेक्ट टू एडिशनल अप्रूवल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, ये तो बात क्लियर होगी कि हमें कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट चाहिए। अच्छा, जब हम एडिशनल रिक्वायरमेंट उनको देने जाएंगे तो हमारा तो प्रोडक्ट ही नॉट अवेलेबल है वहाँ पे, हम कैसे देंगे? हमें अलग से केस ओपन करना पड़ेगा, ठीक है, वहाँ तो नहीं दे सकते हम। अच्छा, उसके बाद वो ये लिखता है नीचे, उसमें बोलता है कि अफेक्टिव 2024 11/22, मतलब कि 22 नवंबर को यू विल नॉट बी एबल टू लिस्ट द अफेक्टेड प्रोडक्ट्स। अब अफेक्टेड प्रोडक्ट्स, ये वर्ड वो यूज़ कर रहा है। एंड योर लिस्टिंग विल बी रिमूव्ड, द एक्शन डज नॉट इम्पैक्ट योर अकाउंट हेल्थ का रेफरेंस देके उन्होंने ये पोस्ट डाली हुई थी कि कुछ इस तरह के ब्रांड्स हैं जिनको अमेज़ोन ने अपनी अफेक्टेड पॉलिसी के अंदर डाला है, और आप उनको लिस्ट नहीं कर पाएंगे नवंबर में, या फिर लाइक दिसंबर के कुछ देंगे। तो मुझे जो लग रहा है कि ये, क्योंकि ईमेल मैंने इसलिए पढ़ के बताई, रिसेंटली मुझे भी ये आई है नॉट अवेलेबल वाली, और आप भी कह रहे हैं कि मुझे आई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अफेक्टेड पॉलिसी है जिसको अमेज़ोन ने रिसेंटली इम्पोज किया है, जिसकी बेसिस पे डिफरेंट ब्रांड्स की इन्वेंट्री को अफेक्ट अफेक्टेड यानी कि अफेक्टेड क्यों भाई? कोई हाँ, हवा से क्या अभी क्या हुआ क्या? अफेक्टेड हुई क्यों वो? सवाल ये है। सवाल यही है। तो अब देखें, रिसेंटली मुझे आई है 22 नवंबर को उन्होंने ही भेजी है, आज है 24 नवंबर। तो खैर मैंने ईमेल डाली है उनको, अलग से सेलर सपोर्ट के ऊपर मैंने केस ओपन किया है कि भाई कौन सा ऐसा तूफान आया जिस वजह से एकदम हम अफेक्ट हो गए हैं। कि अच्छा, मज़े की बात ये है कि 22 नवंबर को ईमेल करके कहते हैं कि 22 नवंबर की 12 बजे तक। अच्छा, मेरे पास इतने यूनिट्स पड़े हैं, मतलब मैं 6-8 घंटे में सारी इन्वेंट्री से, अगर नहीं कर पा रहे तो आप उसका रिमूवल बन। तो खैर ये वाली चीज़ें तो देखें, अब ये वो वाले नाइटमेयर्स तो हैं ना। देखें, एक और मज़े की बात ये बताऊं कि मैं ना कभी भी इसको, मेरा ये जो मैं अभी बताऊंगा आपको चीज़, उसमें मैं कभी भी वो किसी को ना ये नहीं कहूँगा कि आप अमेज़न पे काम ना करें, और मैं डिस्करेज नहीं करूँगा इस बात से। एक बात ज़रूर है कि देखें, अमेज़न के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे प्रॉफ़िट्स बनते हैं, सेल्स बहुत एग्रेसिव हैं, इस बात को हम जानते हैं एज़ अ सेलर, और सारी चीज़ें बड़े मज़े की हैं। लेकिन ना स्टिल आपके माइंड में किसी न किसी पॉइंट के ऊपर ये वाली चीज़ होती है कि आपके हाथ में ना कंट्रोल उस तरह से नहीं है। तो जब किसी चीज़ का कंट्रोल आपके हाथ में उस तरह से ना हो ना, तो फिर आपको कदम ज़रा फूँक-फूँक के, और वो हमारे बड़े बोलते थे, कारोबार जब होता था ना, वो बोलते थे बेटा 2 चीज़ें आपके हाथ में हैं, चीज़ों का कंट्रोल। पर जितने भी लोग रख लें, लेकिन आपके कारोबार के अंदर तो गल्ला आपके हाथ में होना चाहिए, और दूसरा माल आपके कंट्रोल में होना चाहिए। माल का मतलब इन्वेंटरी, ठीक है, और गल्ले का मतलब कि जो कैश फ्लो है, जो अकाउंट है, वो आपके हाथ में होना चाहिए। वो अमेज़न का प्लेटफॉर्म बहुत मज़ेदार है, बहुत चीज़ें इस पे बनती हैं अच्छी, प्रॉफिट भी बनते हैं और हर चीज़ है, लेकिन जब गल्ला और इन्वेंट्री आपके कंट्रोल में नहीं है, तो इसलिए आपको कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना कि जिसकी बेसिस के ऊपर वो दोनों चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएं या आप फिर पछताते रहें। तो उसके लिए वो, जिस तरह आपके अकाउंट माशाल्लाह से इतने अरसे से चल रहे हैं, कभी कोई इशू नहीं हुआ, तो आप उन चीज़ों का ख्याल रख लें, अल्लाह करे हो भी ना। हमने भी ये सीखा है इसी चीज़ों, इन इन चीज़ों से, तो लोगों को भी ये चाहिए कि भाई, तो मतलब ऐसे सप्लायर्स और ऐसी प्रोडक्ट्स के ऊपर काम किया जाए कि जिन पे ना इशू ना हो, और अगर हो भी तो वो रिजॉल्व हो जाए विन विन के ऊपर। अ, इसमें जो है, मुझे जो है ना, वैसे हम इससे अभी आगे चलते हैं कि सेक्शन 3 को रिजॉल्व कैसे करना है। हम्म। बट ये है कि मुझे अमेज़न की ये वाली रिस्ट्रिक्शन वाली पॉलिसी समझ के अंदर आई नहीं कि इसने नॉट अवेलेबल कर दिया एक चलती हुई प्रोडक्ट को। अच्छा, उसके यानी कि आपका स्टॉक था, उसके बावजूद भी उसने ये चीज़ कर दी, हाँ, बिल्कुल। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये जो आपका ब्रांड था, ये बहुत बड़ा बिजनेस था।
नहीं, बहुत बड़ा ब्रांड है और यूएस में अच्छा, आरा वाला ना स्मॉल बिजनेस था ये, यानी कि अच्छा। यू कैन से कि उसका ऑनर ही काम पड़ता था, उसका ऑनर ही से हमारी मीटिंग्स होती थी। हम्म। तो सवाल ये है कि ये चीज़ जो है ना, आई थिंक सो, मुझे तो लग रहा है कि हमारे वाले ने किसी तरीके से इम्पोज करवाया है। अब मैं कोशिश करूंगा कि उसे मीटिंग शेड्यूल करके ये चीज़ निकलवाने की, कि ये हाँ, चीज़ ये हुआ है क्या असल में। बिल्कुल। ठीक है, बट ये है कि ये चीज़ हो रही है। और मुझे अमेज़न की पॉलिसी बहुत कभी बहुत वो फ्रस्ट्रेट करती है। वो सिर्फ आपको बता दे कि यार आप आप यूँ कर रहे थे, आपने सीधे हाथ के ऊपर आप चलेगा, आपको उल्टे हाथ के ऊपर जाना था, इसलिए हुआ, सिंपल ये बात। बस आपने गलत, अब हम कैसे गलत हैं, हम उल्टा जा रहे थे, सीधा जा रहे थे, ऊपर जाना था, वो सही से हमें नहीं बताता, तो इसलिए ज़्यादा इश्यूज आते हैं। हाउएवर, अब हम चलते हैं रिजॉल्व पे ना। जो सेक्शन 3 आप पे इम्पोज, यानी कि जो भी चीज़ें हुई, तो उसके अंदर उसको, उससे आप निकले कैसे? पहले तो बताया था कि यार ऐसे ऐसे निकले, मगर अगर हम उसको ज़रा सिस्टम, आई थिंक सो जहांगीर भाई का माइक वो कनेक्शन हो गया लॉस्ट। लेट्स वेट फॉर अ मिनट, लेट्स सी। Let's have a look where he is. His connection lost, I think so. Let's see. Let's see. Please wait for a minute. Let me ask him. जी, you are back. Great. हाँ जी। तो जहांगीर भाई, अब हम आ जाते हैं, कानून नाफिज हो गया आप पे। पुलिस आ गई, उसने आपको जेल में डाला। मैंने देखा है कि अमेजोन मारता पहले, पूछता बाद में कि यार सही तो मारा है ना। ऐसा ही है। तो अब जो है, बात ये है कि अब आ, इस चीज़ को रिजॉल्व कैसे किया जाए। अब अपना टाइम ले लें। आई थिंक सो योर कनेक्शन हैव सम इश्यूज, इट्स क्रिएटिंग, वी हैव टू वेट, लेट्स सी, प्लीज वेट फॉर अ मिनट, hopefully he will be coming back. Okay. Okay. Hmm. हेलो। Just wait for a minute. हेलो। Uh, just wait for a minute. I think so. The connection issue isn't resolved yet. Uh, we have to wait. I'm asking. Okay. Just wait for a minute. जहांगीर भाई का आई थिंक सो कनेक्शन का कुछ इशू है। I'll let him come back. Just stay with us. हेलो, आई थिंक जलीस आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आई थिंक सो उन्होंने अपना कनेक्शन चेंज किया है, और
he is coming back. I think so. I have to get. अच्छा, जो हमारी डिस्कशन हुई उसका मैं ज़रा खुलासा और कर दूँ. जस्ट वेट फॉर अ मिनट. ओके. हेलो. ओके. यप. आई थिंक सो खुलासा आखिरी के अंदर ही होगा होपफुली, क्योंकि ही इज़ बैक. आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी जलीस, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है. चलें. मेरी आ रही है जब आवाज़? तक ये होता है मैं थोड़ी सी चीज़ों के ऊपर और भी जिक्र कर दूं कि आकिब भाई के साथ भी जो है ना मेरा सेशन हुआ था इस हवाले से, तो उन्होंने भी इसी तरीके की माशाल्लाह से इंसाइट दी थी जो जहांगीर भाई दे रहे हैं. ओके. जस्ट वेट फॉर अ मिनट. आई थिंक सो देयर इज एन इशू. ओके. ओके. लेट. अच्छा, आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? कहीं मेरी तरफ से तो कनेक्शन का इशू नहीं हो गया? क्योंकि अगर आई एम लाइव देन ही इजंट, so there is an issue going on. Yeah, he is here. आवाज़ आ रही है आपको? आवाज़ आ रही है जहांगीर भाई? Yep. Yeah, I think so. You are back again. Good. But I don't know why there is an issue of connection from my मेरे ख्याल से मेरे साइड का तो चल रहा है, क्योंकि आई एम लाइव. लेट्स वेट. अच्छा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है और मेरी तरफ का कनेक्शन ओके तो बताइए. जी, हो गया आपकी तरफ हाँ, का? मेरी ओके, तरफ से गुड. ओके. दी टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम्स, आजकल ज़रा टेक्निकल ज़्यादा है. प्रॉब्लम्स. और ये तो हमारे तो हाँ, तकरीबन लेकिन सालों साल आजकल से मैं ही कह है रहा हूँ ना, मसला. ज़्यादा हो गए. तो फिर अच्छा. हाँ, ये तो है. हम्म, आप वो तो हाँ रिजॉल्व जी, करने की शुरू बात करें. कर रहे थे. हाउ टू. हाँ, हम हम्म. मसला हो गया है. और अमेज़न का मसला ये है हम्म. कि वो मारता पहले है, पूछता ऐसा बाद ही में है. है कि मैंने क्यों आपको मारा है, या आप हाँ. मुझे बताएं कि मैंने आपको सही भी मारा है या नहीं. तो ये देखें, है. दैट्स हाउ अमेज़न वर्क, ये वी तो ऑब्जर्व. तो खैर अब आ ये जाएं तो देखें रिजॉल्व पे. चलता जी, रहेगा साथ आप क्या साथ, कह रहे बट हैं जी? इसमें सबसे पहली बात शुरू वहाँ से करूँगा कि सेक्शन 3 रिजॉल्व हो जाता है. हाँ. अच्छा, अब होता कैसे, उसकी जर्नी कितनी है, उस पर थोड़ा सा हम कर लेते हैं डिस्कस. देखिए, जब भी आपको कोई इशू आता है, जो इश्यूज चल रहे हैं सेक्शन 3 में, बहुत सारी चीज़ें आती हैं. ऑथेंटिसिटी आती है, जिसमें वो आपसे इनवॉइसेस मांगता है. सप्लाई चेन वेरीफाई करने के लिए आपको कोई ईमेल आती है जिसमें आपसे वो आपकी कंप्लीट सप्लाई चेन मांगता है. थर्ड नंबर पे जो काफ़ी इन है आजकल, वो यूटिलिटी बिल और बिजनेस वेरिफिकेशन वाली चीज़ है, जो वो भी सेक्शन 3 में आके ही डीएक्टिवेशन होती है उसकी भी. ठीक है. और चौथे नंबर के ऊपर जो है वो बेसिकली. हेलो, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? ओके ओके. या आई कैन हियर. आई कैन ओके. हियर, आई कैन सी. तो ठीक है. अच्छा, यूटिलिटी बिल है, फिर उसके बाद बिजनेस वेरिफिकेशन है. अच्छा, फिर वो फ्रॉडलेंट एक्टिविटी भी है एक. ठीक है. समटाइम आपको फ्रॉडलेंट, ये 3-4 इश्यूज आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के अंदर ना. एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि आपके जो बिजनेस डॉक्यूमेंट है, लाइक जो आप ट्रेड कर रहे हैं, जिसमें आपकी कंप्लीट सप्लाई चेन है, वो तो आपके पास होनी चाहिए. उसमें क्या क्या होना चाहिए? आपके पास इनवॉइस हो, ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर की हो, या फिर आपके पास ब्रांड की हो. अच्छा, इनवॉइस के ऊपर आप कुछ चीज़ों का ख्याल रखें कि अगर उसके ऊपर आपके एड्रेस तो होंगे ही, या बिलिंग एड्रेस भी होगा, शिपिंग, लेकिन अगर ट्रैकिंग आईडी उसके ऊपर है,
इनवॉइस के ऊपर, ठीक है, जो प्रोडक्ट बेसिकली उन्हें भेजा है उसकी ट्रैकिंग आईडी, लाइक यूपीएस की या फिर फेडेक्स की, तो ये एक प्लस पॉइंट होता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे इन्वाइसेस के ऊपर नहीं होता, तो रिक्वेस्ट कर लें अगर आप कर सकते हैं अपने सप्लायर को कि वो ऐड ऑन करके भेज दे उसके ऊपर ना। अच्छा, दूसरी चीज़ इसके बाद आती है आपकी ऑर्डर कॉन्फर्मेशन ईमेल। कुछ ब्रांड उसको ईमेल पे देते हैं और कुछ आपका अकाउंट होता है उनके साथ, लाइक वेब पोर्टल के ऊपर आपने स्क्रीनशॉट लेना होता है, सेल हिस्ट्री होती है उसकी, उसका स्क्रीनशॉट लेना होता है। फिर फेडेक्स की अपनी वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ से ट्रैकिंग डिटेल्स उसके निकाल लें कि बैंक स्टेटमेंट जो रिफ्लेक्ट कर रही हो, ये वाले सारे डॉक्यूमेंट नेसेसरी हैं। ये वाले सारे डॉक्यूमेंट आपने पहले स्टेज के ऊपर, और यहाँ पे मैं ये चीज़ ऐड ऑन करूँगा रिजॉल्व कराने। अच्छा, कुछ ऐसे केसेस होंगे लोगों के कि जब वो अपील करेंगे ना, तो इसमें उनकी पहली अपील रिजेक्ट होगी, तो मैं ये कहूँगा उसमें एक चीज़ ऐड ऑन करें। अगर आपका सप्लायर या ब्रांड के साथ आपका अकाउंट है जो ऑनलाइन अकाउंट है, लाइक मतलब आप ईमेल पे ऑर्डर नहीं देते, आप उनके पोर्टल के ऊपर ऑर्डर देते हैं, उस चीज़ को अमेज़ोन बड़ा पसंद करता है। तो आप क्या करें, देखें आप कुछ छुपाएं नहीं उनसे, क्योंकि आप लीगल सेलर हैं और आप अपने केस को रिजॉल्व भी करवाना चाहते हैं, और आप कहते हैं कि यार मेरा तो कोई इशू नहीं है भाई, मैं तो सब कुछ आपके सामने खोल के रख दूंगा। आप अपने क्रेडेंशियल्स, देखें ये मैंने फेस किया है, अपने क्रेडेंशियल्स, लाइक अगर कोई ब्रांड है एक्स वाई जी, उसके ऊपर आपका होलसेल अकाउंट बना है, आप उसके क्रेडेंशियल्स उठाएं, ईमेल आईडी उठाएं, उसका पासवर्ड उठाएं, उसका लिंक उठाएं, और जहां अपील में टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन उसमें ये वाली चीज़ डाल दें और कहें कि अगर आप लीगल है ना, देखें आपके पास ये सारी चीज़ें हैं ना, तो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। उसमें वो डालें और अपनी अपील में वो डॉक्यूमेंट करें और फिर उनको कॉल करें। कॉल करके आप ये वाली चीज़ नोटिफाई करवाएं कि देखें मैंने अपनी अथेंटिसिटी, सप्लाई चेन को, सब चीज़ें आप, इन एडिशन टू दैट मैं ऐसा सेलर हूँ कि मैं अमेज़ोन से मैं अपने क्रेडेंशियल्स तक आपको शेयर कर रहा हूँ जिसमें मेरा नाम या मेरी कंपनी का नाम आ रहा है और मैंने यहाँ से परचेज़ की है। तो आई थिंक दिस इज़ द लास्ट वो वाला स्टेज के, उसके बाद उनके पास कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा कि वो आपका केस रिजॉल्व ना करें। अच्छा, स्टिल अगर इसके बाद भी आपको रिजेक्शन आता है, आप अपना केस एस्केलेशन में डालें, और डलवाने एस्केलेशन में आपका जब केस डल जाए 2 वीक्स के लिए, आपकी अपील रिजेक्ट हुई, परहैप्स ये सब चीज़ें आपने दे दी, अपील आपकी रिजेक्ट हुई, एस्केलेशन डालने के बाद आपने क्या करना है, आपने उनको कॉल्स करनी है, मतलब एटलीस्ट एक कॉल आप, और उस कॉल के अंदर आपने उनको एक जैसे वो रिकॉर्ड करके रख लें आप अपने माइंड में, वो कैसेट आपने चलानी है रोज़ाना कि मेरा अकाउंट इस डेट पे डीएक्टिवेट हुआ, ये चीज़ें हुई, मैंने पहली अपील की, मैंने सेकंड अपील की, मैंने थर्ड अपील की और मैंने एस्केलेशन डलवाई। ये सब चीज़ें आपने उनको पहले सुनानी है। सुनाने के बाद आपने उनको बोलना है कि मैंने ये वाली अपील की है, उसमें ये वाली सारी चीज़ें मैंने डाली, लाइक क्रेडेंशियल्स भी मैंने, अपनी इनवॉइसेस भी डाली, सब चीज़ें डाली, और आप जो है इस चीज़ को इंटरनल टीम को नोटिफाई करवाओ, ठीक है। इंटरनल टीम को ये लिखो यहाँ पे कमेंट्स, और उसको नोटिफाई कराओ कि इंटरनल टीम तक ये वाला मामला पहुँचे। जब वो बेसिकली हो, आप कॉल्स कर रहे होते हैं ना डेली बेसिस के ऊपर, एक लॉग जनरेट हो रहा होता है, हेल्थ सपोर्ट वाला, हाँ हेल्थ सपोर्ट वाला बंदा ना लॉग जनरेट करता है, उसमें वो आपकी बात सुन रहा होता है और साथ में टक 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 लिख रहा, वो जब वो लिख रहा होता है ना, तो वो वाली चीज़ें इंटरनल टीम को वो नोटिफाई करवाता है, और इंटरनल टीम हर कॉल के ऊपर वो एक्शन लेने का टाइम 48 आवर्स होता है। जब लॉग बहुत बड़ा हो जाता है ना और आपका केस रिजॉल्व होता है, तो उनके ऊपर एक प्रेशर आता है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको अमेज़ोन की तरफ से ईमेल्स भी आती हैं कि स्टिल योर केस इज़ इन अंडर रिव्यू, और वट एवर, मतलब हम कॉल के लिए इनिशिएट कर रहे हैं या हम सप्लायर वेरिफिकेशन के लिए इनिशिएट कर रहे हैं। तो देखिए ये रिजॉल्व कराने के लिए नंबर वन तो डॉक्यूमेंट हो गए, अगर आपके पास कोई क्रेडेंशियल्स वेब पोर्टल के हैं वो आपने डाल दिए। थर्ड नंबर के ऊपर जो है ना वो उनको कॉल्स करते हैं। तो ये तो वो वाला मामला है जो सीधा सीधा है, जिसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अब हमारे यहाँ जो पाकिस्तानी भाई हमारे हैं उनके मामले बड़े टेढ़े होते हैं। वो कहते हैं कि हमने यहाँ से बाय किया फिर वहाँ से किया, आइदर वो प्रोडक्ट अथेंटिक है, लेकिन
उसके अंदर फिर ना आपको एक सप्लाई चेन क्रिएट करनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक केस बताता हूँ आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक ब्रांड के आपका आप हैं, आप यूएस में हैं। मैंने आपका अकाउंट ओपन करवा दिया क्योंकि मेरा नहीं हो सकता बेसिस के ऊपर, या मैं नहीं ले सकता उस ब्रांड से। अब मैं क्या करता हूँ कि भाई मैं आपने आपको पैसे मैंने और आपने उनसे बाय किया और इन्वेंट्री मंगवाई और मेरे अमेज़न के वेयरहाउस में दी। काम लीगल हो रहा है ये, ठीक है? और ब्रांड को भी कोई इश्यू नहीं है, बट मेरे पास इसके डॉक्यूमेंट नहीं होंगे। मैं व्हाट्सएप पे उससे चिट-चैट का पैसे भी जा रहे होंगे, इन्वेंट्री आ रही होगी, सेल कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि जब इस तरह का केस हमारे बहुत सारे लोगों का होता है, उसको रिज़ॉल्व कराने के लिए ना, इसकी कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन देखें। आजकल वेबसाइट बहुत महंगी नहीं होती, आप वेबसाइट बना लें या लाइक आप कोई कैटलॉग जनरेट करवा लें व्हाट्सएप बिजनेस में, या कोई इस तरह की चीज़ करके उसके साथ एक लिंक जनरेट करें, लीगल लिंक उस बंदे से, या कोई भी वट एवर वो सप्लायर है जो आपके बिहाफ पे बाय कर रहा है। इस तरह से आप एक सप्लाई चेन क्रिएट करने में कामयाब होंगे, और फिर उस सप्लाई चेन, उन इन्वाइसेस को, उन चीज़ों को भी आप दे के रिजॉल्व करवा सकते हैं, आइदर वो किसी सप्लायर से हो या फिर किसी ब्रांड से हो। लेकिन देखें ये वो वाला सिचुएशन है जो हम हमारे लोग फेस कर रहे होते हैं ना, ठीक है? ये इसलिए यहाँ पे एड ऑन मैंने किया। अदरवाइज तो देखें रिजॉल्व कराना सिंपल वही वाली कहानी है कि आपने डॉक्यूमेंटेशन दी, आपने रोज़ाना हथौड़ा बचाना है, ठीक है? डंका बजेगा रोज़ाना, कॉल करेंगे आप, फॉलो अप करेंगे। वो अपील रिजेक्ट करते हैं, इवन दो ऐसा भी होता है कि एक होलिस्टिक रिव्यू होता है। सम केसेस के अंदर आपकी अपील्स रिजेक्ट हो जाती हैं, सेकंड रिव्यू रिजेक्ट हो जाता है 2 दफ़ा 3 दफ़ा, उसके बाद भी आप लगे रहते हैं ना, अगर कॉल्स पे उनको हिम्मत नहीं आते, तो अमेज़न खुद से आपके केस को इंटरनल रिव्यू में ले जाता है और रेज़ करता है खुद से। और इनके इंटरनल टीम के ना सेशन वो हैं, अपना सेक्शंस हैं, स्टेजेस हैं। स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है। तो जो स्टेजेस से गुजर चुका होता है केस, वहाँ से रिजॉल्व नहीं होता ना, तो उससे नेक्स्ट स्टेज के ऊपर अमेज़न इसको खुद से रेज़ करवा के उस स्टेज के ऊपर भिजवाता है, और होलिस्टिक रिव्यू इस बात को वो कहता है। यहाँ पर एक ये होता है, ठीक है? उस बेसिस के ऊपर फिर वो वाली इंटरनल टीम, जिस तरह मैंने बताया था आपको कि एक केस में मुझे कॉल आई है, वो मेरा केस होलिस्टिक रिव्यू में गया था, और फिर वहाँ से मुझे एक ऑडियो कॉल आई और उस तरह से वो रिज़ॉल्व हुआ। देखो सेक्शन 3 रिज़ॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसमें सिंपल ये है कि यार आपको चौकीदारी करनी पड़ेगी आपके अकाउंट की। सिंपल चौकीदारी क्या है, आपको रोज़ाना कॉल्स करनी पड़ेंगी, और थोड़ा-सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता ही है, लेकिन रिज़ॉल्व अगर तो सीधे-सीधे डॉक्यूमेंट हैं, आप अप्लाई करें जो बताया जिस तरह। अगर कुछ टेढ़ी चीज़ है तो उसकी सप्लाई चेन आपकी एक्चुअली आप काम कर रहे होते हैं, आपको सब पता है, लेकिन उसकी पेट भरने के लिए डॉक्यूमेंटेशन, सप्लाई चेन, वो लिंक जोड़ना, वो वाली सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। वो आप करें और उसकी बेसिस पे अप्लाई करें। अपने आप को प्रिटेंड करें और अपने आप को इस तरीके से वहाँ पे पेश करें कि भाई हम तो लीगल सेलर हैं और एक्चुअली हम कर भी लीगल काम रहे हैं। आप कॉल पे रोज़ आना, बस ये आपने उनको करना है फॉलो, और चीज़ें करनी है। डरने की ज़रूरत नहीं है भाई, सेक्शन 3 रिज़ॉल्व हो जाता है। ऐसा नहीं है कि रिज़ॉल्व नहीं होता, रिज़ॉल्व हो जाता है। और इसी तरह से कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं। हाँ, हर केस की नोयत थोड़ी सी डिफरेंट होती है। हर बंदे का अकाउंट उसने कैसे बाइंग की है, क्या है, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो, बट किसी ना किसी पॉइंट के उसको मतलब उन सारी चीज़ों को एक कॉमन पॉइंट पे लाना। मतलब मैं ब्रांड से बाय कर रहा हूँ, आप डिस्ट्रीब्यूटर से बाय कर रहे हो, एक और बंदा है वो डिस्ट्रीब्यूटर के बाय कर रीसेलर से बाय, तो फिर वो क्रिएट करेगा वो सारी चीज़ें। जो ब्रांड से कर रहा है वो तो ठक्कर के डॉक्यूमेंट दे देगा, जो डिस्ट्रीब्यूटर से कर रहा है वो ब्रांड की कोई कम्युनिकेशन जोड़ेगा उसके साथ, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ। जो रीसेलर से खरीद रहा है वो रीसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर, और डिस्ट्रीब्यूटर से ब्रांड की कोई। अल्टीमेटली एक कॉमन पॉइंट है, ब्रांड तक ले जाना अपनी सप्लाई चेन को, वो आपने कंप्लीट करनी होती है। वो आप कंप्लीट करके सबमिट करेंगे, और सबमिट करने के ये नहीं समझे कि मैंने सबमिट कर दिया उनको तो वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो खुद ही जाके वेरीफाई कर लेंगे, चाहे आपने सही डॉक्यूमेंट वो कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, आपने सही डॉक्यूमेंट देने के बाद उनको ये वाली चीज़ भी प्रूव करनी है कि भाई ये मेरे डॉक्यूमेंट सही हैं। सही दे दिए और फिर भी बताना है उनको कि सही है, कॉल्स करके, चीज़ें करके। उनके कमेंट्स आ रहे होंगे इंटरनली, उसको डिकोड करना है, क्योंकि इंटरनल टीम जब भी हेल्थ सपोर्ट वाले बंदे को जो कमेंट होता है ना, वो हेल्थ सपोर्ट वाला आपको वो डिकोड करके बता दो। यहीं पे जो है ना वो फिर एक्सपीरियंस और वो चीज़ें काम आती है। लाइक
वो आपको कह देगा, फ़ोन करेगा, आप उसको फ़ोन कर रहे हैं कि यार मैंने अपनी सारी चीज़ें सबमिट कर दी, अब मेरा अकाउंट रीएक्टिवेट नहीं हो रहा और मुझे बताएं क्या इशू है। वो बोलेगा ठीक है, ओके, आई विल टेक 5 मिनट्स, पुट यू ऑन होल्ड, और इस तरह करके आप होल्ड पे जाएंगे और 5 मिनट के बाद वो आएगा, बोलेगा कि सर आपकी इन्वाइसेस में इशू है। आप उससे लड़ पड़ेंगे, यार मैंने तो सही इन्वाइसेस दी हैं ये, और वो इस तरह की बात करेंगे, लेकिन उसने अपना मैसेज आपको कन्वे कर दिया, अब वो इसी पे रहेगा। क्यों? कि इंटरनल टीम ने इनवॉइस के अंदर कोई डिफेक्ट निकाला होगा और वो डिफेक्ट उनको भी पता होगा, लेकिन वो एग्जैक्टली आपको बताएंगे नहीं। अब आपने निकालना है कि आपकी इनवॉइस में क्या डिफेक्ट है। अब वो डिफेक्ट आप निकल पूरा करें, पूरा करने के बाद आप इनवॉइस, मतलब देखिए स्टेजेस है ना। नंबर वन, जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे सबसे पहले वो आपकी इनवॉइस एक्सेप्ट होना लाजमी है। अगर इनवॉइस ही एक्सेप्ट नहीं होगी तो अगले डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होंगे इंटरनल टीम की तरफ से। तो लोगों का क्या होता है कि पहले स्टेज के ऊपर इनवॉइस ही फंसी रहती है, मतलब परचेज फंसी रहती है, इनवॉइस फंसी रहती है, वो वेरीफाई नहीं होती। अच्छा, जब वो वेरीफाई हो जाती है तो फिर अगले डॉक्यूमेंट्स की तरफ जाते हैं वो, लाइक वो कहते हैं आप ऑर्डर कन्फर्मेशन, हाँ ये वेरीफाई, अब जो स्क्रीनशॉट लिए हैं वो वेरीफाई, अब जो फेडेक्स की ट्रैकिंग है वो वेरीफाई। तो उन्होंने वन बाय वन सारी चीज़ों को वेरीफाई करना होता है, बट द फर्स्ट पॉइंट इज़ यूर इनवॉइस। इसको वेरीफाई करने के बाद बाकी चीज़ों को वेरीफाई किया जाता है। वो के 90% केसेज इनवॉइसेस पे फंसे होते हैं, उनको ये आइडिया नहीं होता है। अब वो कहते हैं यार हमने इनवॉइस सही है, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वो कहते हैं नहीं। अब इनवॉइस किस तरीके से वेरीफाई होगी? ठीक है, वो ऐसे वेरीफाई होगी कि उसके ऊपर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए, और आप कोशिश ये करें कि आपने जो उस पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखी है, जो ब्रांड की है, सप्लायर की हैं, किया। अब आप इन टच हों अपने सप्लायर के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर है, रीसेलर है या ब्रांड है, उसके साथ इन टच रहें और उससे डेली बेसिस पे या मतलब वट एवर आप फॉलो अप करते रहें कि यार आपको कोई कॉल आई, कोई इस तरह की चीज़ आई, कोई इंटीमेशन आई। अगर नहीं आती तो आप उनको बोलें बोलें कि सर देखें मैं ये कॉल कर चुका हूँ आज ब्रांड को, मेरी उससे बात हुई है और वो मुझे कह रहे हैं कि अमेज़ोन की इंटरनल टीम ने हमें कॉल नहीं की है, तो काइंडली आप उनको कॉल करें, कॉल इनिशिएट करें, ईमेल करें। अगर आप नहीं करेंगे तो ये मेरी परचेज़ सारी ज़िंदगी वेरीफाई नहीं हो पाएगी, आप करें। इस तरह की आप उनको बात करें तो वो नोटिफ़ाई करवाएँगे और उस बेसिस के ऊपर वो कॉल इनिशिएट होगी या फिर जो भी व्हाटएवर कम्युनिकेशन इनिशिएट होगी तो वो वहाँ से वेरीफाई, तो इनवॉइस निकल आएगी पहले स्टेज में। इनवॉइस निकल आई, फिर आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपकी जो दूसरी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें चेक होंगी और इंशाल्लाह उस बेसिस पे आप। आपने तो हाँ, सेक्शन ऐसे ही 3 होता है रिज़ॉल्व भाई करवा दुनिया में, दिया। कोई रॉकेट साइंस नहीं। अच्छा, इसके अंदर ये कि एक सबसे पहले कॉल जो हम कर रहे हैं, वो हम क्या अमेज़न को केस नया-नया केस ओपन करके कर रहे हैं या हम देखिए, जब अकाउंट भी हेल्प के आपका ऊपर जाके? सेक्शन 3 लगता है ना, आप सिर्फ और सिर्फ हेल्थ सपोर्ट के साथ बात करते हैं। हाँ, अकाउंट के ऑप्शन अकाउंट में हेल्प जाते हैं और वहाँ जाके पे जो आप आ रहा कॉल होता है, मिलाते हैं और कॉल का उनसे बटन। बात करते हैं। तो केस आपको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, और वहीं अच्छा 2 केसेस होते ओ हैं। एक में ये होता है कि अकाउंट हेल्थ सपोर्ट के अंदर ही वहीं पे एक ऑप्शन होता है आपको जहाँ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, अपील करनी होती है। कुछ केस ऑथेंटिसिटी के केस में यही होता है। अगर आपको सप्लाई चेन कोई माँग रहा है अलग से तो उसमें फिर वो आपको ईमेल करता है। इनबाउंड हाइफ़न करके appeals@amazon.com ये होती है, या इन्वेंटरी अपील्स होती है, या रीएक्टिवेशन अपील्स। तो फिर आपको ईमेल पे डॉक्यूमेंट सबमिट, अच्छा इवन आप ईमेल पे डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं और आपका कोई सेक्शन 3 लग, तो आपको बात फिर भी हेल्थ सपोर्ट से ही करनी है। तो आपको कॉल वहीं पे करनी है। सिर्फ एक केस है, एक के देखें, इसको अगर ज़रा रिपीट। आपको फॉर एग्जांपल कोई इस तरह की रीएक्टिवेशन आती है जिसमें वो आपको ईमेल करता है और कहता है रिप्लाई भी ईमेल पे करें। वो परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में नीचे मेंशन करेगा कि ये ईमेल है, इसके ऊपर आपने ये वाले डॉक्यूमेंट देने हैं, दे दिए आपने, देने के बाद स्टिल आपने अकाउंट हेल्थ सपोर्ट के ऊपर जाके ही कॉल करनी है। ठीक है, आप सेलिंग सपोर्ट पे जा, सेलिंग सपोर्ट में आई थिंक एफ बी इन्वेंट्री अपील्स उस तरह के कोई इशू होते हैं तो आप सेलिंग सपोर्ट पे बात कर लेते हैं, फिर भी वो हेल्थ सपोर्ट के हाथ में नहीं होता। आपकी जितने बाकी सेक्शन 3 हैं सारे जिसमें आपका अकाउंट डीएक्टिवेट होता है उसमें कॉल आपको अकाउंट हेल्थ सपोर्ट। ओके। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास इनवॉइसेस हमें चाहिए होती हैं, ऑर्डर कंफर्मेशन रिपोर्ट, ट्रैकिंग चाहिए होती है, हम्म। बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, और अगर वेबसाइट की क्रीडेंशियल्स वगैरह हैं तो वो आपको हम्म। चाहिए होते हैं। 5 चीज़ें। छठी ये कि और और कौन से लाइक डॉक्यूमेंट आपके हैं? वेब पोर्टल के ऊपर
कोई ऑर्डर हिस्ट्री है, आपने 10 महीने से ऑर्डर प्लेस, हर मंथ की ऑर्डर हिस्ट्री होगी, उसके स्क्रीनशॉट्स ले लें। वेबसाइट के ऊपर अपना इंडिविजुअल ऑर्डर खोलें और उसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है? 5 डेज़ का डेटा, ये सारा ऑथेंटिसिटी के केस में आप ये करें। अच्छा, सम टाइम मैंने देखा है ऑथेंटिसिटी के बैंक स्टेटमेंट आप अच्छा है ऑथेंटिसिटी के केस में सम टाइम था, लेकिन जब वो सप्लाई चेन वेरीफाई करने के लिए आता है किसी दूसरे चैनल से, तो वहाँ पे वो मेंशन करता है कि बैंक स्टेटमेंट मुझे वहाँ आप दें, उसके लिए ज़रूरी है। बट ऑथेंटिसिटी के केस सिर्फ और सिर्फ, मैंने पहले भी ये बात की थी कि वो 365 डेज़ की इन्वॉइसेस मांगता है बस, ठीक है? उसका गर्ज ही, क्योंकि उसका पहला ट्रिगर पॉइंट भी है। उसके साथ साथ आप उसको एडिशनल डॉक्यूमेंट देते हैं अपने केस को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने आप को प्रेजेंट इस तरह से करने के लिए कि देखिए मैं सिर्फ इनवाइस नहीं दे रहा कि आप समझे मैं खुद बना के दे रहा हूँ। इस इनवाइस को वेरीफाई करने के लिए, इस इनवाइस में जो प्रोडक्ट्स मेंशन्ड हैं उसको वेरीफाई करने के लिए आपको वेबसाइट का स्क्रीनशॉट दे दिया, वेब जिसके अंदर इंडिविजुअल ऑर्डर मौजूद है, और वेबसाइट से जो मैं बाइंग कर रहा हूँ किसी ब्रांड से, मैं को वेरीफाई करने के लिए मैंने अपनी स्क्रीनशॉट दे दिए ऑर्डर हिस्ट्री के। फिर ऑर्डर हिस्ट्री और इन सब चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए मैंने आपको क्रेडेंशियल्स भी दे दिए कि आप जाएं और जाके ओपन करें और जाके चेक करें। अब इन इन सब के बाद भी अगर आप नहीं मानते तो फिर मैंने आपको ब्रांड की ईमेल और फ़ोन नंबर भी दे दिया, आप वहाँ पे कॉल कर लें, आप सप्लायर को कॉल करें और वेरीफाई कर लें। तो ये वो सारी चीज़ें जिसमें आपकी ऑथेंटिसिटी बहुत इजीली और जल्दी निकल आती है। अगर थोड़ा टाइम लग जाए किसी केस के अंदर सम टाइम, लेकिन ये है कि आप स्ट्रांगली फॉलो अप करते हैं, चीज़ें करते हैं, तो निकल आती है। ये जो आपने बताया ना कि ऑर्डर हिस्ट्री निकाल के आप उसका डॉक्यूमेंट बना के दे रहे हैं, यानी कि यू आर नॉट हाँ, leaving almost any gap देखें। or any crack from where Amazon say, oh, this हुँ, is remaining. So वैसे ये आ गया हमारे पास छठा कि ऑर्डर हिस्ट्री और इनके स्क्रीनशॉट्स। अब जो है ज़रा इसका बताइएगा कि आ, अब ये छह चीज़ें हैं, ठीक है? इसके अलावा भी आपको लगता है कि और कोई चीज़ ऐसी है देखिए जो कि इसके बाद अगर नहीं मानता, देखिए मनवाना तो है उसको, फिर कोई ईमेल कम्युनिकेशन करें ब्रांड के साथ, उस पे लिखवाएँ उससे। लेटर ऑफ ऑथराइज़ेशन है, ये 2 चीज़ें हैं, ठीक है? ये 2 चीज़ें भी आप ऐड ऑन कर दें उसके अंदर। लेटर ऑफ ऑथराइज़ेशन या फिर कोई ईमेल की कम्युनिकेशन आपके ब्रांड के साथ। अच्छा, अब जब आप ब्रांड से डायरेक्ट बाय करते हैं ना, मैं सम टाइम आप, और सम टाइम क्या, आपको लेटर ऑफ ऑथराइज़ेशन की वहाँ पे नीड ही नहीं होती। अगर वो आपसे माँगता है ना लेटर ऑफ ऑथराइज़ेशन, आप उसको बोल दें भाई मैं जब कर ही ब्रांड से बाय रहा हूँ तो मुझे ऑथराइज़ेशन की क्या, उसने मुझे पोर्टल दिया हुआ है, होलसेल का पोर्टल है, आप खोलें उसको चेक करें, मेरी इनवॉइस चेक। फिर अगर आपके पास है आप लगा दें, अगर नहीं है तो ऑथेंटिसिटी के केस के ऑथराइज़ेशन अगर आप डायरेक्ट ब्रांड से बाय, तो ज़रूरी नहीं है कि आप लगाएँ। अगर वो कहता भी है तो आप इस तरह से उसको कह सकते हैं कि भाई मैं, मुझे उसने जब पोर्टल दिया होलसेल का और सब चीज़ों का, मैं वहाँ से बाय कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं हज़ारों की इन्वेंट्री या लाखों की इन्वेंट्री अपने घर में रखने के लिए, अपने खाने के लिए या अपने बच्चों के लिए तो नहीं ले रहा। ऑब्वियसली मैं ही लूँगा होलसेल में, और उसने भी मुझे बेचने के लिए दिए, तो ये डजंट मेक अ सेंस कि आप मुझसे ये चीज़ मांगें। आप उसको झाड़ दें और बाकी चीज़ें आप दे दें। अगर है लेटर ऑफ ऑथराइजेशन वो दे दें, नहीं मानता तो ईमेल की करें। तो ये सारी चीज़ें देखें वो करनी पड़ती हैं आपको ना। ठीक है, ठीक है। अच्छा तो आई थिंक सो इसमें बहुत सारे मोस्टली डॉक्यूमेंट हो गए कवर। अगर कोई इसमें रहता हो तो आगे याद है तो आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अ, इसके अंदर कि अब हमारे पास केस कब इंटरव्यू के अंदर जाता है और इंटरव्यू के क्या देखें मामलात ऑथेंटिसिटी होते में हैं। तो आपका वीडियो कॉल पे जाता ही नहीं है केस, ठीक है? इस पे नहीं जाता, ठीक है? बाकी अगर कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी, यूटिलिटी बिल, बिजनेस वेरिफिकेशन या फिर इनबाउंड हाइफन अपील्स एट अमेजोन डॉट कॉम लाइक सप्लाई चेन वेरिफिकेशन केस के अंदर, या फिर डिस्पर्समेंट का केस, कर वो तो है ही अलग। तो ये इनबाउंड अपील्स, फ्रॉडलेंट एक्टिविटी या फिर कुछ बिजनेस वेरिफिकेशन, इन केसेस के ऊपर आपका अकाउंट इंटरव्यू में जाता है, ठीक है? और वो आप जब अपील करते हैं तो इंटरव्यू में जा, अगर उसमें इंटरव्यू में नहीं जा रहा तो आप उनको रिक्वेस्ट करें इंटरव्यू में ले जाने की, उस तरीके से वहाँ इंटरव्यू में जाता है। और इंटरव्यू में भी वो फिर आपसे वो चीज़ें वेरीफाई करते हैं। इंटरव्यू में मोस्टली आपसे वो
कहते हैं कि जहाँ से आपने बाय किया जाके हमें वो वेबसाइट ओपन करके दिखा दें। आप दिखाते हो उनको तो उस बेसिस पे वो फिर हो जाती हैं चीज़ें। अच्छा, इसके अलावा इंटरव्यू के और कोई इश्यूज़ होते हैं? क्योंकि लोगों के इंटरव्यू की हाथ-पाँव देखें एक काँपने होते हैं। नॉर्म्स हैं मेरे हिसाब से। अच्छा, इंटरव्यू के कुछ नॉर्म्स जी। हैं। आप इंटरव्यू में वो क्या जज करते हैं, 2 से 3 चीज़ें। एक तो आपका कॉन्फिडेंस, कि वो ये चीज़ जज कर रहे होते हैं कि बंदा खुद से काम कर रहा है या किसी से करवा रहा है, या किसी का अकाउंट तो नहीं है जो ये चला रहा है। तो जो लोग हुँ, खुद काम कर रहे होते हैं उनको तो कोई इशू नहीं होता, हुँ। वो कोई भी क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है तो वहाँ जो लोग नहीं करते काम, किसी वीए को या तो वीए को साथ में बिठा लेते हैं इंटरव्यू में एज आ वो ट्रांसलेटर। अगर वो नहीं बिठाते तो उनको फिर थोड़ी सी तैयारी करनी। देखिए उसमें क्या डिस्कस, जलीस उसमें डिस्कस सिर्फ आपका बिजनेस होता है, और कोई थर्ड पार्टी को ऐसी चीज़ डिस्कस नहीं होती। अगर आप खुद कर रहे हैं तो वो डरने की बात नहीं है। अगर आप खुद नहीं कर रहे, आपका वीए कर रहा है, उसको साथ बिठा लें। नहीं बिठा सकते उसको साथ, तो फिर आप उससे सारी चीज़ें 2-4 दिन लगा के जो है वो अपना अंडरस्टैंड करें, और 2-4 मॉक इंटरव्यू करें आपस में, और फिर चले जाएं इंटरव्यू में। ओके, इसके अंदर ऐसा होता है ना कि वो बोलते हैं कि अच्छा आपका ये वी है तो आप इसका कोई एग्रीमेंट हम्म, लाएँ, इसको आपने पेमेंट्स बिल्कुल। करी हैं तो कंपनी के अकाउंट से हुई हों। तो ये भी चीज़ें ये बिल्कुल कितनी नेसेसरी। नेसेसरी होती हैं? ठीक है, आपका और मेरी हो गई है बात, मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ और हम और आप जो उधर हैं, अब ये कैसे आपने कह दिया कि पुलिस जो है हमारे लिए उसमें करता है काम, मगर उसको प्रूफ करने के लिए अमेज़न क्या-क्या यार रिक्वायरमेंट उसमें देखें, एक कॉन्ट्रैक्ट अ, बनवाएं और उसको माँगता है? नोटरी पब्लिक से रजिस्टर करवा लें। वो आपके दरमियान और उसके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो, जिसमें आपका सीएनआईसी नंबर या पासपोर्ट नंबर लिखा हो, और बैंक ट्रांजैक्शन अगर वो भी अटैच कर दें। अदरवाइज़ आप उसको बताएं, सीधा सीधा बता दें कि जी मेरा ये वर्चुअल असिस्टेंट है और ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। आप एक एफिडेविट पे बनवाएं, और उसके बाद उसको नोटरी पब्लिक से और डिजिटली वो हो जाता है, अपना वेट हो जाता है, और उसको आप शेयर कर लें अमेजोन से। और उस तरीके अच्छा, ये डिजिटली टिकट बेसिकली ये देखें। है क्या वैसे? सॉरी, ये कहाँ से लगती है अगर हाँ, आपका देखें कुछ ये एक्सपीरियंस है इस हवाले से? ऑनलाइन भी आप जाते हैं तो आपको मिल जाएगा। नोटरी पब्लिक जब आप लिखेंगे ना गूगल के ऊपर, पर कुछ डिजिटल आपके, आप अपने कोई भी एफिडेविट या अपने लीगल उस चीज़ को, जैसे ओथ कमिश्नर्स वगैरह होते हैं ना, ठीक है, यहाँ पर आप उनके ऑफिस बने होते हैं, उनको दें तो वो उस मैटर के ऊपर एक टिकट लगाता है, उसके ऊपर क्यूआर कोड होता है, ठीक है। और उस क्यूआर कोड की बेसिस के ऊपर अगर कल को अमेज़न को वेरीफाई करनी भी ये चीज़, तो वो कर लेता है। अमेज़न क्या नोटरी क्या ये एक्सेप्ट करते हैं? क्योंकि हमारे इधर तो ऐसे ही आप आओ, पैसे दो, वोट देखिए उसको थोड़ी ठप्पा पता लगा है ये के बात, इसको आगे उसको थोड़ी पता है ये बात बढ़ा कि दो। यहाँ अ, और एक्चुअली अच्छा। है भी ये लीगल अच्छा, डॉक्यूमेंट भाई। इसमें अ, वो जिस तरीके से होता है वो एक अलग बात है। अच्छा, वो अलग चीज़। कुछ क्वेश्चन्स हैं। अच्छा, पहले इंटरव्यू के हवाले से ही जो है ना कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास, तो मैं अगर आपके एक्सपीरियंस हो तो इट्स गुड, इट विल बी हेल्पफुल। व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस कैन कम अप इन द इंटरव्यू? यानी किस तरीके के क्वेश्चंस जो है इंटरव्यू के अंदर आते हैं? यार इंटरव्यू में देख, सबसे पहले तो वो आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करता है, ठीक है। और उसके बाद वो ये आपसे पूछेगा कि आपका मसला क्या है, आप किस एसन के ऊपर मसला है, वो आपसे पूछता है। फिर वो जिस स्पेसिफिक एसेंस के ऊपर इश्यूज होते हैं, तो उसके ऊपर आपसे थोड़ी सी जो है ना वो डिटेल करेगा कि लाइक आप कहाँ से बाय कर रहे हैं। अच्छा, उसमें अगर कोई वीए आपने इन्वॉल्व किया तो वीए की इंफॉर्मेशन भी लेता है। आपने कोई चाइल्ड एक्सेस दिया हुआ है तो उसकी भी वो जो है ना वो चीज़ें आपसे पूछ सकता है कि आपने किसको चाइल्ड एक्सेस दिया। फिर उसके बाद आप कोई प्रेप सेंटर यूज़, आपका कोई थर्ड पार्टी वेयर हाउस है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट आपके पास होना चाहिए। उस पे आपसे वो पूछ लेता है कि आप कहाँ भिजवाते हैं, और ये भी पूछ लेता है वो कि आप इसकी क्वालिटी चेक कैसे करते हैं जब आपकी इन्वेंटरी थर्ड पार्टी में आती है, और उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं। ये वाले क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली इंटरव्यू में किए। खैर मैंने एक ज़माने में क्वेश्चन बनाया भी था, तो ओके, मैं ओके। आपसे शेयर कर लूँगा, और वो लोगों के लिए हेल्पफुल होगा कि उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछता है वो।
तो लेकिन मोस्टली उसमें थे जो मैंने आपको बताए हैं। Okay, great, great, great. Thank you so much. It will really helpful and you're very generous. अच्छा, इसमें एक और ये है कि what kind of good practice processes are they looking for? फिर गुड प्रैक्टिस तो देखें सिंपल यही है कि जो आप कर रहे हैं ना, जो चीज़ आप नहीं कर रहे या फिर कोई ऐसी टेढ़ी चीज़ है और आप उसको घुमाने की तो वो घूमेगा नहीं इंटरव्यू के अंदर। तो आप ए टू जी जो भी चीज़ कर रहे हैं, अपना बिजनेस कैसे चला रहे हैं, ठीक है, और किस तरीके से उसका फ्लो, उनके पास ऑलरेडी सारी इन्फॉर्मेशन है। वो आपसे सिर्फ इसलिए पूछ रहे हैं कि उसको वो डबल चेक करके, वो एक अगर इंजीनियर होते हैं ना, वो उन्होंने एक सब्जेक्ट पढ़ा होता है फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। उसमें क्या होता है, एक इनपुट आता है और फिर आउटपुट निकलता है मैनिपुलेट होके, और आउटपुट से एक फीडबैक लिया जाता है। उस फीडबैक को दोबारा इनपुट के ऊपर इन करवाया जाता है और देखा हाँ, जाता है डिफरेंस कितना है। नहीं, ये असल में वो न्यूरल लिंक्स ऐसे ही फैलते हैं कि एक जो न्यूरल लिंक होता है वहाँ से इनपुट आता है और फिर उसका आउटपुट जो है वो दूसरे न्यूरल लिंक पर इस तरीके से एआई भी सीखती है। ऐसे होता है और ह्यूमन बिल्कुल। भी ऐसी सीखते हैं ना कि यार आज मैंने ये चीज़ की फिर उसके बाद जो अच्छा इसमें ये आउटपुट आया, इसको ऐसे इम्प्रूव करना है, यानी बिल्कुल। फीडबैक लूप हो गया है। तो उसमें बस वो डिफरेंस चेक कर रहे होते हैं कि कितना है। अगर मैच कर रहा है और एरर ज़ीरो है तो ठक करके ओके हो जाती है सारी चीज़ें। अगर एरर ज़ीरो नहीं होता, उसमें कोई ना कोई चीज़ उनको ऐसी मिलती है, तो वो आपको बोलते हैं कि यार आप ये हमें प्रोवाइड कर दें, लाइक ईमेल कर दें इंटरव्यू के बाद या कुछ ऐसी चीज़। तो बस वो आप उनको बाद में दे दें, तो उस बेसिस के ऊपर। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आप उसको यानी कि हाँ, हाँ। हॉनेस्टी यार हमने ईबे इज़ के द ऊपर बेस्ट से भी पॉलिसी। परचेज़ की हुई अकाउंट्स निकाले हैं ऑनेस्टी के, ओके। लेकिन सब ओह, ऑनेस्टी के साथ और अच्छा वीडियो अच्छा है। यानी कि आप उनके बन ही सामने नहीं अब ज़्यादा सकते। होशियार नहीं बने क्योंकि वो आपसे बन ही नहीं 100 सकते। गुना आगे अगर बनना है तो टेक्निकली हैं। बने। तो ये वाली बात नहीं सिखाएं इधर। लोग सीख गए यही थे। तो वो चीज़ है। अकेले में बता दीजिएगा। बहरहाल, वी आर गोइंग टू डू इट इन अ वे कि अच्छा टेक्निकली पहले इसको, आई नो कि वी आर जस्ट जोकिंग। अच्छा, टेक्निकली से आपकी क्या ये टेक्निकली मुराद है वैसे? देखें, अगर आपने होशियार बनना है, क्योंकि अमेज़न बच्चों की तरह आपसे बात करता है, फिर आप भी ऊपर से आएँ थोड़ा। कोई भी ऐसी डॉक्यूमेंट है, कोई चीज़ है, लाइक आपके पास वो अवेलेबल है और ऑथेंटिक है। तो जैसे मैंने एक चीज़ ऐड ऑन की थी लास्ट अपने उसमें रिज़ॉल्व करने में, आप उसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या अपने क्रेडेंशियल्स दे दें। क्रेडेंशियल्स के बाद कुछ बचता है? कुछ भी नहीं बचता, ठीक है? तो इस तरीके से अगर आपने कोई ऐसी चीज़ लाइक की हुई है, बाइंग ईबे से की है या कुछ इस तरह की, ठीक है, तो मैं हमने फिर वो रिज़ॉल्व तो किए हैं केस। अब उसमें टेक्निकल वो जो चीज़ है एग्ज़ैक्टली वो इस तरह से है कि वीडियो इंटरव्यू कंडक्ट करवाना उस परचेज़ के ऊपर, उस वायलेशन के ऊपर, और उसमें आपने उनको लिखना है, फिर चीज़ें ऐसी प्रोवाइड करनी है, इनवॉइसेज़ हैं। ख़ैर ईबे का केस थोड़ा टेढ़ा है ना, मैंने आपको जस्ट रेफ़रेंस के लिए बताया कि देखिए सेक्शन 3 रिज़ॉल्व हो जाता है, ईबे का भी केस हो भले। यानी कि आपके पास चीज़ वो तो ऑथेंटिक कोई है तो बंदा ही इट्स ओके। बस आपको यानी कि वही वाले आती बात है, बस, आपको बस। सप्लाई चेन हुँ। प्रूफ करनी है। अच्छा, इसमें एक और है ये कि इज़ इट अ गुड आइडिया टू हैव ऑल द फाइल्स प्रिंटेड और कैन आई स्क्रीन शेयर ड्यूरिंग द इंटरव्यू? यार इसमें कुछ लोगों से वो प्रिंटेड फॉर्म में भी कहता है कि कैमरा पे दिखा दो। तो मैं ये कहूँगा दोनों चीज़। If they ask for a LOA, I have heard that it's you should never say I don't have one. Rather, it's good to say I have these documents instead. देखिए Is this वही correct? बात है कि अगर आप ब्रांड से परचेज़ कर रहे हैं ना, तो आप उसको सिंपल ये कहें कि मुझे तो एलओए की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो परचेज़ ही ब्रांड से कर, तो इसलिए मेरे पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मेरी सप्लाई चेन को वेरीफ़ाई करते हैं। और फर्दर अगर आपको कोई ऐसी चीज़ लगे तो आप कॉन्टैक्ट कर लें ब्रांड से। अगर आप किसी थर्ड पार्टी सप्लायर से कर रहे हैं, पर फिर इसी चीज़ के ऊपर रिटेन रहें। अगर वो एलओए मांग भी ले तो आप उसी चीज़ पे रिटेन रहें कि देखें हमारे पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये ईमेल कम्युनिकेशन है, उसी वक्त उसको दिखाएं। अगर आप ये कहते हैं कि यार एलओए मेरे पास नहीं है, तो ये वो चीज़ मार्क कर लेगा अपने पास, और फिर उसी के गिर्द आपको घुमाता रहेगा वो। हाँ, यानी कि आप
जो हो एक चीज़ की, अगर अमेज़न के अंदर पॉलिसी की भी हुँ, अगर कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, आप अपने आप हाँ, को आप क्यों बिल्कुल, अटका रहे हो एक बिल्कुल। एक्स्ट्रा फीस के उसको हुँ, ऑथेंटिसिटी के वो चीज़ करे, वो क्यों चाह रहा है, अगर उसका उसकी कोई अभी उसकी पॉलिसी एग्ज़ैक्टली है नहीं ऐसे। उसके हवाले से, तो ठीक है। अच्छा, इसमें okay, I think so it's done. Yeah. Okay, I think so these are the ones which is asked, and thank you. अच्छा, अब यहाँ पे कुछ comments भी आए हुए, we can read it and okay जी। अच्छा सांगीर भाई, आप अपने बारे में भी ज़रा बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत सौ के केसेस ऐसे अटके हुए हैं। तो अगर आप जो हैं अब देखें, आप मेरे ख्याल से अभी आप प्रोफेशनली तो आप वहीं थे, मगर मैं समझता हूँ कि अगर आपका वक्त हुँ, किसी चीज़ में है, तो एज ए कंसल्टेंसी अगर आप उसको ऑफ़र करते हैं उनके लिए, ठीक है, पर आर ये कुछ भी, तो वो आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ताकि होता ये है कि अगर वो केस उनका, अगर वो अलग से सॉल्व कर रहे हैं, और अगर वो खुद से कर रहे हैं तो उनको 2 महीने लग रहे हैं, तो शायद आपके साथ करेंगे तो वो 1 महीने में हो जाएगा उनका। तो अच्छा, आई थिंक सो कनेक्शन इशू अगेन, वी हैव टू वेट अगेन। किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर ले। आई थिंक सो आई हैव टू आस्क, प्लीज वेट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज comment it, as we are coming on the questions side now. Okay, just wait for a minute. आई थिंक सो कनेक्शन का दोबारा से इशू आ गया, और उसकी वजह से जो है ना, वी हैव टू वेट। अच्छा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर ले, अगर मुझसे आंसर हो सके तो मैं कर दूंगा, वरना तो जहांगीर भाई इंशाल्लाह ताला ज्वाइन करते हैं। ओके, लेट्स सी। आ गए, थैंक यू सो मच अगेन फॉर ज्वाइनिंग। अच्छा जी जहांगीर भाई, तो कोई ऐसी चीज़ है जो कि हमें रेसिस्ट करनी है? अच्छा, मैं आखिर में बस यही बता रहा था हुँ, हुँ। कि हो सकता है अभी तो आप प्रोफेशनली, या आपका कोई सर्विस का अलग से ये है नहीं कि आप ये किसी रिजॉल्व करते हो, बट इट इज़ गुड, आई थिंक सो, कि एक एक्सपीरियंस, आपको एक सॉलिड एक्सपीरियंस है, तो एज अ कंसल्टेंसी अगर आप किसी को देते हैं तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट करे? देखिए उसके लिए कॉन्टैक्ट करने के लिए एक तो मैं आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो, अब आ रही है मेरी आवाज़? नो, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी, सॉरी। 1 मिनट। ना, सॉरी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आपका वैसे माइक तो अनम्यूट है, मगर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आई थिंक सो यू हैव टू अ, रीजॉइन। 1 मिनट। आई डोंट नो व्हाई आवाज़ नहीं आ रही है। ओके, लेट्स सी। ओके जी, चलें। ओके, इट्स गुड। ओके, हाँ जी, आवाज़ आ रही है आपको? आ रही है। आई डोंट नो व्हाई इट्स हैपनिंग। आई थिंक सो, सॉरी गाइस, सम टेक्निकल इश्यूज। और वैसे जो है, मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला आज, और मेरे बहुत सारे डाउट्स
जो हैं वो रिज़ॉल्व हो गए। आप लोगों को भी बहुत फ़ायदा हुआ होगा। अ, जी जहांगीर भाई, नहीं, आवाज़, तस्वीर आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही। आई डोंट नो व्हाई, बट आई हैव टू सी इट एज वेल। कुछ मुझे सॉफ्टवेयर भी नहीं बता रहा कि यहाँ से कोई इशू आया है आपको या नहीं आया है। आई आई थिंक सो आप किसी और आईडी से ज्वाइन करें, या तो क्या क्या इशू हो रहा है। ओके, अच्छा, इसको अगर मैं लेट्स सी। ओके 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 ओके, अब आ रही है आवाज़। अब आ रही थी, अब आ रही, अब आ रही, अब आ रही है। थैंक यू। अब आ रही है ना? हाँ बिल्कुल। ठीक है। थैंक यू। ग्रेट हो गया। चलें रैप अप करते तो हैं इसको हाँ, हम। अच्छा, तो हाँ आप इसको हम पूछ रैप रहे अप थे करते हैं। मुझसे तो कि कॉन्टैक्ट, तो वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मुझसे मोबाइल पे कर सकता है या मेरी ईमेल है उस। हम्म, मेरा फ़ोन जी नंबर है। आप वो इन्फॉर्म कर दें। मेरा फ़ोन नंबर है, उसके ऊपर अगर कोई कॉन्टैक्ट करना चाहे वो है 0333 52 64654। ये मेरा फ़ोन नंबर है और आप इस पे कॉन्टैक्ट कर लें। अगर इन केस आपको ईमेल पे करना है तो मेरा ईमेल है jahangir.hes@gmail.com। hes@gmail.com। तो इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और मोबाइल नंबर पे कर सकते हैं। इंशाल्लाह कोई सपोर्ट की हेल्प की ज़रूरत हो जिस तरह से भी, तो कोई मसला नहीं है। ठीक है ठीक है, मगर मैं एक चीज़ ये भी कहूँगा हम्म, कि द टाइम इज़ वेरी वर्थफुल। आई नो कि आप जो है ना वैसे ही हेल्प करते हैं, मगर अगर आपको कोई अगर जो है ना वो स्पेसिफिक अगर टाइम, अगर किसी कोई अगर आपकी स्पेसिफिक कंसल्टेंसी लेना हम्म, चाहे तो उसमें आई डोंट नो कि अभी आपकी कोई उसका कोई प्रोसेस है या है नहीं। अगर हो तो वो आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा। देखिए। आई थिंक सो हाँ। एग्जीक्यूशन वाली चीज़ें के ऊपर ही कर रहे हैं। देखें, जी जी। उसमें ना ये है कि कुछ ऐसे हमारे सर्कल के लोग हैं जिनको हम करते भी रहते हैं, या ऑब्वियसली आपका टाइम लगता है तो आप उनको कहते हैं यार आप हमें इतना पे कर दें, वो हुँ, भी हम करते हैं। लेकिन जस्ट हमारे सर्कल में जो लोगों को इश्यूज आते थे, खैर अगर कोई प्रोफेशनली हैंडल करवाना चाह रहा हो केस, तो ऑब्वियसली उसके केस को पहले डिस्कस करेंगे उनके साथ और फिर वो सारी चीज़ें उनके साथ तय हो जाएंगी कि यार इस तरीके से हम कर सकते हैं। एडवांस के ऊपर मतलब मैं नहीं समझता कि किसी भी रियल एस्टेट वाले को काम करना चाहिए उस तरह से। ठीक, आप रियल एस्टेट करते हैं, किसी का अकाउंट ले, तो मेरा ख्याल है कि उसमें आप उसके साथ टर्म सेट करें, क्योंकि हमारे पास तो लोग अभी तक जो हमने हल किए हैं कुछ इस तरह के सर्कल के केस पर रेफरेंस से आए थे, तो उसमें ऑब्वियसली आपको कोई डाउट नहीं होता। केस रिजॉल्व हुआ तो वो सारी चीज़ें फाइनेंशियल टर्म्स जो भी सेट हुए हैं वो हो जाता है। बट कोई थर्ड पार्टी ऐसा आता है तो वैसे उसके उसका केस डिस्कस करने के बाद उससे बात हो सकती है, कोई मसला नहीं है। चलें। कुछ लोग साथ और भी हैं तो वो भी मतलब हम कर कर सकते हैं। ओके, यानी कि जो केसेस हैं, अगर कोई अगर ऐसे ही आपसे हेल्प लेना चाहे हम्म, तो वो तो एक अलग ही चीज़, मगर अगर आपसे कोई स्पेसिफिक केस को रिजॉल्व कराना चाहे क्योंकि उसके अंदर एक अलग से टाइम एफर्ट वो सब बिल्कुल। रिक्वायर्ड है, तो वो भी उस हवाले से भी कांटेक्ट कर लिया। यानी कि आप ओपन है दोनों हाँ हाँ, चीज़ों के कोई लिए ना। इशू नहीं इट्स इट्स मोर इम्पोर्टेंट है। थिंग। जी जी। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं हम ज़रा क्वेश्चंस पे ना, क्या हैं क्वेश्चंस। लेट्स सी। एक क्वेश्चन ये है, आई गॉट सेक्शन 3 on my account but brand name is different and company name is different. Brand is under the company name and the invoice is generated under the company name. ओके, तो मेरा ख्याल है कि जो मैं समझा हूँ क्वेश्चन वो ये है कि ब्रांड की जो लिस्टिंग है उसके ऊपर नाम डिफरेंट है, और जो कंपनी है उसकी ओबियसली होता है, जिस तरह कोई बड़ी कंपनी है तो उसके ब्रांड्स होते हैं। उसमें मेरा ख्याल है कि उस ब्रांड के साथ अगर आपकी बाइंग अथेंटिक है तो उससे बात करके, वो उसकी कंपनी है उस ब्रांड की, वो वाली जिसकी उन्होंने आपको इनवॉइस दी है, उसका कोई लिंक जनरेट करवाएं आप उनसे। लाइक कुछ ऐसी चीज़ हो कि लिस्टिंग के ऊपर फॉर एग्जांपल नाम है ए, वो ब्रांड है। अब एक कंपनी है जिसका नाम है एक्स, अब वो एक्स कंपनी उस ए ब्रांड को, तो आप उस कंपनी को ये कहें कि यार काइंडली आप हमें जो ए ब्रांड आपका अमेज़न के ऊपर है
उसका कोई ऐसा डॉक्यूमेंट या कोई ऐसा प्रूफ, कोई वेबसाइट, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो आप दें और टीम के सामने, मतलब लाइक आप उस पे अपील में उसको प्रेज़ेंट करें और उसका लिंक बनाएँ उस कंपनी का उस ए ब्रांड के साथ, और आई थिंक ये वो एक्सेप्ट कर लेंगे। ऐसा होता है और ऐसा पॉसिबल है। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक ब्रांड का नाम है गेम स्पॉट, हुँ, वहाँ पे जो रजिस्टर हुआ हुआ है हुँ, वो रजिस्टर हुआ हुआ है गेम स्पॉट अलग अलग करके। हुँ, हुँ। आ, मगर अमेजोन पे जिसे लिखा हुआ है वो गेम और गेम स्पॉट के अंदेस है नहीं। तो ये भी कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं, या देखिए कुछ एक और एडिशनल वर्ड आ रहा होता है जिसकी वजह से अमेज़न के ऊपर नाम कुछ हमें डिफरेंट नज़र आ रहा होता है और रजिस्टर्ड नाम कोई और होता है, तो वो मैच हो नहीं पाता है। हुँ, तो उस सूरत हाल के क्योंकि ये मेरे ख्याल से मैंने केस फेस किया था 2 साल पहले। तो उस सूरत हाल के अंदर आप क्या समझते हैं, क्योंकि वो फिर आईपी या इसे शायद बोलते हैं ब्रांड हाई चेकिंग हो जाती है। तो ख़ैर उस सूरत हाल के अंदर आप क्या कहते हैं? देखें, उसमें ये इश्यू आपको यूजुअली उस वक़्त आता है जब आप लिस्ट करने जाते हैं और कोई एरर कोड आता है, और फिर आप उनको पिक्चर्स और इनवॉइसेस चीज़ें देते हैं, तो वहाँ पे वो फिर वो कहते हैं कि जी ये डिफरेंट है और वो डिफरेंट है। क्योंकि मोस्टली अमेज़न के ऊपर ना ऐसे ब्रांड्स होते हैं जिनकी लिस्टिंग अपनी बनाई हुई होती ही नहीं है, वो किसी थर्ड पार्टी ने बनाई होती है उस ब्रांड के नाम से, और आप भी उस पे मी टू करके चिपके हुए होते हैं। और जब आपको इशू आता है उसके ऊपर, तो ऑब्वियसली उसके ट्रेडमार्क जो उस ब्रांड का होता है उसमें और लिस्टिंग के ऊपर थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है समटाइम, ठीक है। तो जब डिफरेंस आता है स्पेसिस का और इस तरह की चीज़ का, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपकी डीएक्टिवेशन में ये वाली चीज़ इतनी ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि इस पे वो कभी करते नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली उसको पता है ब्रांड वही है, और लिस्टिंग बनाते हुए समथिंग इसके अंदर कुछ ऐसा हुआ है, तो उस पर कोई मेरा नहीं ख्याल के इशू होता है। हाँ, जब आप लिस्टिंग क्रिएट करते हैं आपको कोई एरर आता है उसके ऊपर, तो वहाँ पे फिर वो ये वाली चीज़ जो है ना लीगली कि यार ये डैश नहीं है इसमें, या इसके आगे कोई ये डॉट लगा हुआ है और आपकी पिक्चर पे ये, वहाँ पे ये नुक्ताचीनी होती है। बट डीएक्टिवेशन वाले केस में मेरा नहीं ख्याल कि ये वाली चीज़ इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका माइक म्यूट है। अच्छा, ये मैंने ऐसे केस मैंने देखा था हम्म, कि एक वर्ड का रेफरेंस था, हम्म। उसके ऊपर अमेज़न ने जो है ना वो राइट किसी और को हाँ, ये चीज़ अलग है, ये दे देखें दिए थे। अलग है फिर। वो फिर वो ना आपकी लिस्ट में वो आईपी कंप्लेन आ जाती है कि आप किसी और के ब्रांड का नाम, यानी कि सवाल यही है कि आई थिंक इनका भी है यही, सिर्फ वर्ड एडिशनल वर्ड जो आ रहा है और उससे थोड़ी सी चेंजेस हो रही हैं, हालांकि वो ब्रांड एक ही है, बट किसी और ने उस नाम को रजिस्टर करके बिल्कुल। आप पे आईपी कंप्लेंट मार दी है। हम्म। तो उस सूरत तो देखें, हाल के अंदर जो है कैसे निकला जाए, क्योंकि वो फिर आईपी कंप्लेन आ गई, ब्रांड ही बोलेगा यार ये तो वर्ड है ही नहीं हमारी उसके अंदर, मगर अमेजोन के ऊपर रजिस्टर हुआ है, अमेजोन बोलेगा इस देखें वर्ड के साथ तो इसके पास है राइट। फिर लिस्टिंग के ऊपर कुछ प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स भी होंगी, ठीक है, उसकी, और वो मैच कर रही होंगी, तो आपको उस चैनल से जाना पड़ेगा कि देखें ये अमेज़न के ऊपर लिस्टिंग है, ब्रांड के ऊपर ब्रांड का नाम उन्होंने ये रजिस्टर करवाया, आइदर वो हैक किया या जीटीआईएन एग्जामेशन ली या कुछ भी किया, बट इसकी जो पिक्चर्स हैं वो तो रियल ही होंगी ना, उसमें तो ऑब्वियसली वो पैकेजिंग में कुछ इस तरह का नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप वो रेफरेंस दें और फिर उस पर उल्टा उनको कह सकते हैं आप कि यार फिर आपने ये प्रूफ कैसे की, इस पर तो पिक्चर डिफरेंट है और वो ब्रांड का नाम डिफरेंट है, तो इसका मतलब है कि दोनों चीज़ें एक ही हैं। चीज़ें देखें, ये वही वाली बात है कि केस टू केस वेरी करती हैं, और फिर आप उस वक़्त इसको उनके सामने रखते हैं इस तरह की चीज़ें निकलने के लिए ना। तो ये भी आप कर सकते हैं, लिस्टिंग की पिक्चर्स की वो रेफ़रेंस लगाएँ और कहें कि जी देखें प्रोडक्ट की पिक्चर है, और अगर उसके ऊपर कोई यूपीसी है या कोई ऐसी चीज़ है तो वो भी कर सकते हैं। ओके। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि वैसे ये आपने वैसे ये ऐसा केस डील किया है? नहीं, हमें कभी ऐसा केस नहीं आया कि कभी ठीक ब्रांड है, का नाम हमें एक चिपका। बार फेस हुआ था, हाँ, मेरे ख्याल से वो इन्वेंट्री भी हमने डीएक्टिवेशन में फिर नहीं आया हमें कभी ब्रांड। ऐसा केस। अच्छा, इस केस के अंदर ये हुआ था कि फिर हमने वो हमारी वैसे डीएक्टिवेशन तो हुई थी, बस ये आईपी आई थी, उसके बाद हमने इन्वेंट्री ब्रांड ही को वापस करवा दी थी, हुँ, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है। इससे होता है कि ऐसा होता है कि पास ब्रांड रिलेशनशिप अच्छे हों,
तो हम्म। इन्वेंट्री आपकी निकल हाँ जाती है। अच्छा, एग्जैक्ट। एक चीज़ मेरी रह गई आपसे पूछना, सॉरी, आप कुछ नहीं नहीं, आप कह रहे पूछें, थे आप अभी? पूछें। अच्छा, सेक्शन 3 के अंदर क्या इन्वेंट्री भी अटकती है और फंड्स भी अटकते हैं, या कुछ स्पेसिफिक होते हैं इश्यूज उसी के अंदर इन्वेंट्री अटकती है और फंड नहीं अटकते, या दोनों ओपन होते हैं, देखिए, सिर्फ एक अकाउंट्स होता है सस्पेंड होता है? सेक्शन 3 में डीएक्टिवेशन। सेक्शन 3 में जब डीएक्टिवेशन होगी तो ऑब्वियसली आपकी इन्वेंट्री और फंड दोनों ही स्टक होंगे। अब उसमें अगर ऑथेंटिसिटी लगी है तो आजकल अमेज़न ने ये भी करना शुरू कर दिया है कि वो आपकी इन्वेंट्री एसेंस को वैसे ही डिलीट कर देता है आपके सेलर सेंटर से, आप देख भी नहीं सकते। ठीक है, और जब आपका अकाउंट रीएक्टिवेट होता है तो आपको दोबारा से रीलिस्ट करनी पड़ती हैं वो चीज़ें। एक होता है अकाउंट सेक्शन 3 में अंडर रिव्यू जाना। जब आपका अकाउंट अंडर रिव्यू चला जाता है, डीएक्टिवेट नहीं होता, केस में आपके फंड होल्ड होते हैं, आप निकलवा नहीं सकते, आप रिप्लेनिश नहीं कर सकते इन्वेंट्री को, बट आपकी सेल नहीं रुकती, आप सेल कर रहे होते हैं। तो ये दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। सेक्शन 3 में मतलब अंडर रिव्यू जाना है या डीएक्टिवेशन जाना। डीएक्टिवेशन ऑथेंटिसिटी में जा रही है तो इन्वेंट्री होल्ड भी होगी और एसएन भी डिलीट होंगे। ओके, ओके। अच्छा, अगर मैं इसको समझूं कि अगर अथेंटिसिटी का इशू है तो आपकी इन्वेंट्री होल्ड तो होगी, हम्म। ठीक है। अच्छा, अगर अथेंटिसिटी का इशू नहीं है, जी आवाज़, लेट कम आने दें जहांगीर भाई को, फिर जी क्वेश्चन जी, करते आप। हैं। ओके, आ रही है। सेक्शन 3 में जो अथेंटिसिटी वाला, तो आपकी इन्वेंट्री होल्ड होगी। किस सूरत हाल में इन्वेंट्री होल्ड होती है? जहाँ पे सस्पेंशन या आपकी बिजनेस वेरिफिकेशन का इशू होता है, उसमें इन्वेंट्री होल्ड होती नहीं है, सेल हो रही होती है, मगर फंड्स रुक जाते हैं, ऐसा ही है? देखिए, उस वो जब आपका अकाउंट अंडर रिव्यू में जाता है ना, अंडर रिव्यू में क्यों जाता है, हम्म। दो चीज़ें होती हैं उसमें ना। अंडर रिव्यू, एक तो आपको, मैं मेरे साथ एक ऐसा केस हुआ था लास्ट ईयर के, मेरा अकाउंट एएचए में था। ठीक है, अकाउंट हेल्थ इंश्योरेंस मिली हुई थी, मेरा एएचआर बहुत अच्छा था। तो उसमें अमेज़ोन ये कहता है कि आपको हम कभी भी डायरेक्टली डीएक्टिवेट नहीं करेंगे एज़ पर अमेज़ोन पॉलिसी। तो वो आपके साथ बातचीत करता है और फिर उसके बाद केस को रिजॉल्व करने की, तो उसकी सूरत में वो आपका अकाउंट अंडर रिव्यू डालता है, अगर उसको सप्लाई चेन वेरीफाई करनी होती है। अगर तो आपका केस ऑथेंटिसिटी का है और एफबीए टीम समझती है कि आपका प्रोडक्ट काउंटरफीट या ऑथेंटिक नहीं है, वो चाहे एएचए हो आपके ऊपर या कुछ भी, आपका अकाउंट सेक्शन 3 में डीएक्टिवेट होते थे। लेकिन आजकल आपकी जो इन्वेंटरीज हैं उसके एसेंस जो है ना, वो भी कुछ केसेस के अंदर वो एसेंट डिलीट कर देते हैं और आपकी इन्वेंटरी होल्ड पे चली जाती ठीक है, ठीक है। है। अच्छा, यानी कि इन्वेंट्री आपकी होल्ड होगी अथेंटिसिटी के केस में, उसके अलावा कहीं, ऐसा ही है ना? देखिए मोस्टली हाँ ऐसा ही है, लेकिन वो अंडर रिव्यू में नहीं होगी, लेकिन आता तो ऑथेंटिसिटी का ही है यूजुअली। या फिर सप्लाई चेन वेरिफिकेशन में इन्वेंटरी क्या होता है कि होल्ड नहीं होती, बट आपकी स्ट्रैंडेड फॉर्म में चली जाती है, फिर आप उसका रिमूवल ऑर्डर बना सकते हैं। हाँ। अच्छा, अच्छा, ठीक है। चलें, अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं हम। तो लेट्स सी व्हाट इट इज़ एंड देन वी विल कंक्लूड। यहाँ पे है एक दूसरा क्वेश्चन है, ये वाला। माई ब्रांड इज स्पेनिश एंड दे स्पीक स्पेनिश लैंग्वेज, हाउ कैन अमेजॉन वेरीफाई विद दैम ऑन कॉल? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। हमने कभी इस तरह की चीज़ जो है वो, बट मैं ये समझता हूँ कि अमेज़ोन जब आपको इंटरव्यू वगैरह आपका ले रहा होता है या कोई भी चीज़ आपको करता है ऐसी, उनके साथ जहाँ आपकी कम्युनिकेशन होती है तो उसमें इंग्लिश और स्पेनिश और इस तरह के ऑप्शंस वो अगर आप अमेज़ोन से ये रिक्वेस्ट करते हैं स्पेशली उनकी हेल्थ सपोर्ट टीम को कि लाइक अगर आपने कॉल करनी है, ये मेंशन कर देते हैं आप उनके साथ कि वो मेरा ब्रांड जो है ना सिर्फ स्पेनिश में बात है, इंग्लिश में नहीं होती बात। तो वो आई थिंक उनके पास कोई ना कोई ऐसा ट्रांसलेटर या ऐसा टूल मौजूद है। वो जब कॉल करेंगे तो ऑब्वियसली वो, क्योंकि यूएस में स्पेनिश आई थिंक बहुत ज़्यादा बोली जाती है, और यूएस का अगर अकाउंट है ठीक है तो वहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स और इस तरह के हैं। तो वो जब आप उनको कॉल भी कर रहे होते हैं ना तो वो इस तरह स्पेनियोल और ये इस तरह की चीज़ें वो आपको सुनने को मिलती हैं, तो क्योंकि वहाँ पे आई थिंक ये लैंग्वेज काफ़ी बोली जाती है, तो उनके पास ये टूल्स हैं तो वो शायद
आपकी उस बात के ऊपर उनको जब कॉल करें तो वो कोई ऐसा बंदा हो जो स्पेनिश और इंग्लिश दोनों जानता हो। ये यानी कि आप ये कह रहे हैं कि देखिए मैंने यू कभी कैन फेस नहीं आस्क किया। अमेजोन हाँ। एंड हाँ हाँ, आई हुँ, गॉट इट। यानी कि आप कम्युनिकेट कर लें अगर अमेजोन से, और ये इशू हुँ। उसको आप इन्फॉर्म तो हो सकता है कि हो जाए। अच्छा, असल में लोगों को इन्फॉर्म करने का तो इशू नहीं है, अमेजोन की इनकॉम्पिटेंट सपोर्ट के ऊपर है, जो कि आ जाती है कभी कभार। उसको देखिए खुद इल्म नहीं होता वो क्या कर रही है ना। तो यार वो तो चेंज ही नहीं कर वो सकते हैं। है ना, या तो यही है कि आप वही है बात, या आप हर रोज हथौड़ा मारते रहो तो हाँ, कॉम्पिटिटिव आएगा कोई ना कोई। यार वो ईमेल पे कर सकते हैं वेरीफ़ाई, अगर कोई ऐसा सीन है, तो वो उनको ईमेल कर लें और ईमेल तो ट्रांसलेट हो जाती है ना। ओके ओके ओके, गॉट इट। हाँ, ये वाला भी आई थिंक सो है कि अगर स्पेनिश है तो ईमेल वाला, हाँ, आई थिंक सो अगर एक्सप्लोर कर लिया जाए। कॉल के ऊपर अगर वो हो रहा नहीं है तो आपने ईमेल का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उसमें दे दिया, उसके साथ जो उनकी ईमेल आ रही होती है तो अमेज़ॉन उधर हाँ, से ही उनको ईमेल करके रिस्पॉन्ड कर लेगा। और आप उनको भी इन्फॉर्म कर दें अमेज़ॉन का, अगर कोई ऐसा आए तो आप उनको रिस्पॉन्स कर दीजिएगा कि ABC हमारी कंपनी का नाम है और ये वेरीफाइड है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक और आ जाते हैं आगे। इज अमेजोन गोइंग टू बी मोर टाइट इन द फ्यूचर, कैन वी रिलाई ऑन आवर इनकम ऑन अमेजोन? पहले हाँ, आप ही दें इसका जवाब। देखिए रिलाय तो हम बिल्कुल कर सकते हैं, उसपे हमने काफ़ी डिटेल में शुरू में डिस्कस किया था कि टाइट तो बेसिकली देखें वो हमें इल्म नहीं है, लेकिन दिन ब दिन पॉलिसीज़ तो चेंज होती रहती हैं। आज से 2 साल पहले काफ़ी डिफरेंट था, अभी डिफरेंट है। तो आप अपना काम ही उस तरीके से करें ना जो उन्होंने मेंशन किया है कि आप ऑथराइज़ सप्लायर से काम करें, ब्रांड से करें। तो अगर पॉलिसीज़ टाइट हो भी जाती इस तरह का, हाँ, इवन तो ये ना बोल दे कि भई होलसेल हम एक्सेप्ट ही नहीं करते कल को, तो वो एक अलग बात है। बट अगर पॉलिसी में कुछ चेंज आता है तो उसका तो हल ये है ना कि आप तो ऑथेंटिक सेल कर रहे हैं, तो आप उसको करवा सकते हैं वैट या कोई भी चीज़ उसमें कोई। अब इसका आंसर उस तरह से क्या आप। उसमें यही है कि भाई डाइवर्सिफिकेशन तो आप रखें। हाँ वो यू तो कान ऑब्वियसली। रिलाई। हाँ, 2 अकाउंट बनाए, 3 बनाए, आप ईबे पे भी और सेल करें। हाँ, सही है। एक काम कर रहे हैं तो उसको चार जगह के ऊपर अगर लें, यानी कि अपने आप को नॉट पुट ऑल दी एग्स इन इन देखें वन ये तो बास्केट। बिजनेस का बास्केट, बेसिक। they have to appear within 14 days. What your say on it? मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि 14 डेज के अंदर अंदर जो है वो आपने कुछ डॉक्यूमेंट या कोई ऐसी चीज़ उसको देनी। हाँ अच्छा, हाँ, इंटरव्यू। हाँ, इंटरव्यू। इंटरव्यू में अपेयर होना, अगर वो बोल रहा है तो आपको होना पड़ेगा। और अगर किसी के पास ये आई है ऐसी चीज़, न्यू अकाउंट पे आती है ये सम टाइम, हर किसी को नहीं आती बट यूजुअली आ जाती है। और अगर आपने कुछ सेल परचेज उस पर की हुई है अकाउंट के ऊपर, आपके पास डॉक्यूमेंट है उसको, और नई की हुई न्यू अकाउंट है बिल्कुल, तो जस्ट आप अपने डॉक्यूमेंट लेके बैठे, लाइक पासपोर्ट और बैंक स्टेटमेंट, या अगर LLC पे बनाया तो उसके डॉक्यूमेंट लेके बैठे हैं इंटरव्यू के अंदर। ओके, अच्छा, इंटरव्यू के अंदर क्या क्या जो है ना चीज़ें लोग प्रिपेयर करके रखें, जैसे कि इंटरनेट अपना कनेक्शन उनका ओके हो, देखिए मैंने जब भी ब्राउज़र सब इंटरव्यू कुछ दिया देख है, लें साथ में। मैं अपना बता देता हूँ, मैंने जब भी इंटरव्यू दिया ना तो मैं घर की इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ करके जनरेटर पे चलाता हम्म। हूँ। उसका रीज़न ये है कि लैपटॉप के ऊपर आपका अगर लाइट का, या पता नहीं है वैसे जाती नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने वो बात की तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वो लाइट अगर चली गई, इंटरनेट कनेक्शन कभी मिस हुआ, आपके पास एक ही चांस होता है फिर बाद में वो शायद ना हो। आजकल तो वैसे ही इंस्टेंट लिंक आते हैं, और इंस्टेंट लिंक में आप किसी भी टाइम ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने अपनी एक ठीक एग्जांपल है। इसलिए दी कि वो था इस तरह का, तो मैंने कहा चलो। अच्छा, उसके साथ साथ जो है और कौन से डॉक्यूमेंट्स वो अपने साथ खैर रेडी हम रखे? ये तो कर मैंने के चुके हैं डिस्कस, LLC वो के पासपोर्ट है, और LLC के EIN हो गया, रीसेलर भी। ओके ओके। और एंड वन लास्ट क्वेश्चन, आपकी क्या राय है अगर कोई ऐसा केस हो तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए? या देखें, अगर वो सेम ब्रांड से एक इनवॉइस एक्सेप्ट हो गई है, ठीक है, और यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर है, हाँ डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर है या सप्लायर है, अगर उसकी एक प्रोडक्ट डाला हुआ है और वो एक्सेप्ट हो गई, उसी डिस्ट्रीब्यूटर की ज़्यादा प्रोडक्ट्स
के ऊपर एक्सेप्ट नहीं हो रही और फॉर्मेट भी सेम है, सब चीज़ें सेम है। मेरा ख्याल है कि अलग से अपना सेलर सपोर्ट के साथ एक और अपना प्रीवियस जो है वो रिकॉर्ड उसको कि हमने ये इनवाइस दे के ये अनगेटिंग करवाई थी बट इस टाइम पे नहीं हो रही, तो आप हमें इसमें सपोर्ट करें। मुझे लग रहा है ऐसा ना बोला है, वो हमने गलती से कर दी, उसको उसको ही बंद करो। हाँ, ये भी हो सकता है। अच्छा, समटाइम ये होता है कि वैसे हमने नहीं किया फेस ये कभी, लेकिन अनगेटिंग में लोगों को इश्यूज आते हैं बहुत सारे, लेकिन शुरू में हमें भी आते थे, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह भी बहुत अच्छे से अनगेटिंग कर ले, कभी रुकी नहीं। अभी रिसेंटली मैंने कुछ अनगेटिंग ग्रोसरी की कैटेगरीज की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, खैर वो डिस्कस नहीं करूँगा ये डिटेल यहाँ। लेकिन हाँ ये सही। है कि अगर एक दफ़ा इनवॉइस एक्सेप्ट हो गई और हो गया और उसके कुछ महीने बाद, कुछ दिन बाद, तो इवन दो ऐसा भी हो सकता है कि शायद उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई हो उन्होंने। तो जो अनगेटिंग है ना, वो एक ऑटोमेटिक प्रोसीजर है, वो मैनुअल नहीं है। क्योंकि जब भी आप किसी भी ब्रांड की या फिर कैटेगरी की अनगेट, तो आपको विद इन 5 मिनट एक रिप्लाई, हम आपको अलाउ कर रहे हैं और ये आप यूएस में ब्रांड सेल कर सकते हैं। तो वो मैनुअल नहीं होता, वो ऑटोमेटिक है। और ऑटोमेटिक का मतलब है कि उस इनवाइस के अंदर कुछ ऐसे पैरामीटर्स वो चेक करता है, लाइक शिपिंग एड्रेस, बिलिंग, क्वांटिटी, ये वो एआई की बेसिस के ऊपर, और वो उसी वक्त आपको विद इन 5 मिनट, अगर नहीं होती विद इन 5 मिनट तो आपका केस अटक गया, फिर आप रीअप्लाई करते रहें या फिर आप अलग से केस ओपन करें। ठीक है, गॉट इट। और यहीं पे हम लोग कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो जनरस विथ योर टाइम एंड कोई मुश्किल स्पेशली नॉलेज। आखिर में आप कुछ कहना चाहेंगे? आई एम रियली थैंकफुल फॉर यू। नहीं नहीं यार, बस देखें, एक तो बहुत शुक्रिया, और शुरू में भी मैंने कहा कि आपने मुझे बुलाया और मेरे पास नॉलेज थी, मैंने जो प्रैक्टिकली चीज़ों को फेस किया मैंने छुपाया नहीं, और हर चीज़ को मैंने खोल के इसलिए रखा कि लोगों को फ़ायदा हो सके इससे। वो अगर कोई ऐसा नया बंदा है जो अमेज़न पे काम, तो उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल इस तरह से हो सकता है कि यार वो इन चीज़ों को माइंड में रखते हुए बिजनेस इधर वो वीए से करता है किसी से भी, तो उसको ये नोटिफाई करवाए चीज़ें कि भाई हमने ब्रांड्स के साथ ही जाना है, ऑथराइज सप्लायर्स के साथ जाना है, मेरी इन्वेस्टमेंट स्टेक पे होगी, तो इन डॉक्यूमेंटेशन को हमने काफ़ी डिटेल में, तो इसलिए इससे ये है कि हमारी जो लोग हैं, लाइक जो भी काम करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं उनका हो, तो जितनी नॉलेज थी अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं बड़े खुल के जो है ना वो चीज़ें आपको बताई, ताकि लोगों का फ़ायदा हो, बस सोसाइटी का फ़ायदा हो। हाँ, थैंक यू सो मच। और अगर किसी को कांटेक्ट भी करना है तो आपने जो है ना पहली इन्फॉर्मेशन दे दी है, और अगर आप इधर भी चाहें देना तो आप दोबारा से भले से प्रोवाइड कर दें। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देखें, मेरा फ़ोन नंबर है वो मैं दोबारा बता देता हूँ, 0333526464। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और अगर पाकिस्तान से बाहर हैं तो आपको स्टार्ट में 92 उसमें ऐड करना होगा, ज़ीरो की जगह इनकी प्लस बिल्कुल। 92। सो दैट्स इट एंड थैंक यू सो मच अगेन एंड होपफुली we will have another session on another topic regarding Amazon, because we both have around 4 years of experience, बिल्कुल। and we go through so many up and downs. We both know how it is. So we will try to have another हाँ, इंशाल्लाह। betak on other stuff, बिल्कुल। which will be fruitful and which is going to be the real and practical stuff. और बिल्कुल। ये नहीं कि हाँ यार ऐसा हो सकता है, होता होगा भाई, ये हम करके आए और ये हाँ, हमने रख के ऐसा खाए, ही है। ये है। तो that's really solid stuff. So thank you so much again and Allah Hafiz. ओके, अल्लाह हाफ़िज़, Bye. बहुत शुक्रिया, Bye. थैंक यू। Bye. बाय बाय।